तो बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट रोड मैप, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो, ताकि हमें यह भी समझ में आए कि हाँ भाई बेसिक सवाल तो मैं कर ही सकता हूँ। तो बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रोड मैप। उन ताकतों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वो ताकतें क्या हैं। आज अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रोड मैप की, कि आपका उतना एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, अब आपको क्या लगेगा, जो क्लास में चीजें पढ़ाई है वो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर केशव जाजू स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बैच लक्ष्य जी 2.2 2026 हिंदी में। आप कहेंगे सर एक बार फिर से कैसे? भैया एक बार तो हम बैच लॉन्च में मिले ही थे, है ना। अब मैंने सोचा एक बार आप लोगों को बैच स्टार्ट होने के दौरान एक आइडिया दे दें कि भाई हम फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत करने वाले हैं, तो किस तरह हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्या चीजें हमें उसके अंदर करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से न्यूमेरिकल करने चाहिए। तुम लोगों के बैच के दौरान जो भी कंसर्न्स होते हैं वो सारे एक बार एड्रेस कर लिए जाए। ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को ये रहता है दिमाग में कि सर बहुत कम टाइम बचा है अब हमारा कोर्स खत्म होने के लिए, तो क्या हम इतने टाइम के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे? क्या जेई का पेपर जब आएगा हमारा, तो क्या हमारा रिजल्ट ठीक ठाक आ पाएगा ना? क्योंकि कुछ महीने ऑलरेडी जा चुके हैं। तो बेटा देखो, सिंपल सी बात है, आप क्लास में जब आएंगे तो ध्यान से क्लास को अटेंड करिए, रोज का काम रोज करिए, जितना हम करने के लिए कह रहे हैं उतना करो, बाकी हम पे छोड़ दो। कितने टाइम में क्या करवाना है, कैसे करवाना है, प्लानिंग हमारी, एग्जीक्यूशन तुम्हारा। एग्जीक्यूशन बोले तो कि भाई जितना काम हम बोलेंगे वो काम कैसे करना है, कितने घंटों में करना है, स्कूल और इसको कैसे पैरेलल मैनेज करना है, वो दिमाग तुम्हें लगाना है। काम देना और पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें उसमें भी गाइड करेंगे कि कैसे स्कूल के साथ अपन कोचिंग को मैनेज करें, क्लासेस को मैनेज करें, सारी बात। बट यस बेटा देखो, मैक्सिमम सिलेक्शन उन्हीं बच्चों के होते हैं जो 11th-12th वाले बैचेस से निकलते हैं, ड्रॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा यहां होते हैं, तो आप लोग इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, जरा पेन ले लेता हूं, अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट रोड मैप। मतलब अगर हमें एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो किन चीजों पे ध्यान दिया जाए, कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से अपनी तैयारी को प्रोसीड किया जाए। अगर ये डे 1 पे ही क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। अगर मैं आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास ये 5 चैप्टर्स हैं टोटल, अगर देखे जाए तो। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास ना ये 5 चैप्टर्स हैं अगर देखा जाए तो। सॉल्यूशंस, विलियन कहते हैं आप इसको, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, और सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। ये 5 चैप्टर्स हैं आपके पास में जेई के सिलेबस में, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो जेई मेंस के सिलेबस में केवल ये 3 हैं। अगर मैं आपसे बात करूं जेई मेंस के सिलेबस में केवल ये 3 चैप्टर हैं। ये जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ये सिर्फ जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, जेई मेंस में नहीं आते। भाई कोई इस बात की गलतफहमी मत ले लेना कि जेई एडवांस में सिर्फ ये 2 आते हैं, नहीं, जेई एडवांस में ये 3 आते हैं और साथ में ये 2 भी आते हैं, बट जेई मेंस में सिर्फ ये 3 आते हैं। आपके सीबीएसई के अंदर भी सिर्फ ये 3 ही आते हैं। मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आपका जो स्कूल का बोर्ड एग्जाम होगा 12वीं का, उसमें भी ये 3 ही चैप्टर हैं, ये दोनों कोर्स से हट गए हैं, ये केवल एडवांस में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्यों ना पहले इन तीनों की तैयारी के बारे में ढंग से बात करें, फिर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना बेटा। ठीक है, अगर मैं आपसे सबसे पहले चैप्टर की बात करूं, सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं विलियन, मैं हर चैप्टर के बारे में आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं, ताकि जब भी वो चैप्टर हम क्लास में शुरू करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया होगा कि हाँ भाई सर ने इसके बारे में क्या कहा था। अगर मैं आपसे विलियन चैप्टर की बात करता हूं बेटा, तो ये एक तरीके से मोल कॉन्सेप्ट, 11वीं में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं मोल अवधारणा, उसका कंटिन्यूएशन है, उसका
कंटिन्यूएशन है। आप वहां पे सांद्रता पद पढ़ते हैं लास्ट में, सांद्रता पद से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, परसेंटेज बाय भार, परसेंटेज बाय आयतन, उन सबको डिस्कस करेंगे और उसी के आधार पे फिर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहां पे वाष्पदाब का फंडा सीखा जाता है और यहां अणु संख्या गुणधर्मों का ज्ञात किया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है वॉन्ट, हॉफ, गुणक, इन सबको कैलकुलेट किया जाता है। पर बेसिक चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी करोगे, चैप्टर में से सवाल गलत होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट पे आधारित चैप्टर है, आपका मोल कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। आपको सांद्रता पदों से चैप्टर शुरू करना है, बेसिक चैप्टर है, एक सवाल पक्का आने वाला है। और अगर सांद्रता पद को मैं मोल कंसेप्ट का पार्ट मानूं तो फिर 2 सवाल जरूर आने वाले हैं। सही बात है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद में, कैच खेल लेते हैं हम वीडियो के बीच में, खेल लेते हैं कभी कभी, ध्यान से सुनो। अगली चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर वैद्युत रसायन। क्या होता है वैद्युत रसायन? बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 12वीं क्लास का एक बढ़िया चैप्टर जो मैं कहता हूं वो यही है। जैसे 11वीं में कई है, थर्मोडायनेमिक्स है, एक बढ़िया चैप्टर है। आयनिक साम्यावस्था था, एक अच्छा चैप्टर था। परमाणु की संरचना, श्रोडिंगर समीकरण और वो सब कुछ, बढ़िया चैप्टर था। पर वैसे 12वीं की फिजिकल केमिस्ट्री देखोगे तो आसान है ओवरऑल, ये एक अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेटा थर्मोडायनेमिक्स भी मिक्स होके आता है। इस चैप्टर में बेटा रिडॉक्स भी मिक्स होके आता है, रिडॉक्स तो पहले लेक्चर से ही आने लग जाएगा। आयनिक साम्यावस्था के कॉन्सेप्ट भी मिक्स होके आते हैं और मोल कंसेप्ट तो खैर सभी जगह पे चलता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। बच्चे जनरली ये कहते हैं कि सर थोड़े बहुत सवाल करने में 12वीं की फिजिकल केमिस्ट्री में जो थोड़ी बहुत दिक्कत हमें आती है वो इसी चैप्टर में आती है। तो आपको इंश्योर करना है कि क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। जितने सवाल मैं क्लास में करवाऊंगा उन सभी सवालों को बहुत अच्छे से समझ के करना। देखो मुश्किल कुछ नहीं है अगर आप दिमाग लगा के पढ़ते हो, बट हाँ सवालों की वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्लास में आपको 0 से लेके बोर्ड लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की बढ़िया वैरायटी करवा दूंगा। आप उतने सवाल भी अगर अच्छे से करते हैं तो मेरा वादा है आपसे पेपर में कोई सवाल रुकेगा नहीं। तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो वो अलग बात है, बट तुम्हें सवाल देख के समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल देख के ये ना समझ में है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा नहीं होगा। पर यस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ना 3 सेगमेंट होते हैं। आप गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ते हो जहां नर्स्ट समीकरण पढ़ा जाता है, आप चालकता के बारे में पढ़ते हो जहां कोलराउस का नियम पढ़ा जाता है, और आप वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पढ़ते हो जहां फैराडे का नियम पढ़ा जाता है। और सभी जगह से सवाल आने के चांसेस बेहतर, इक्वल, समान है। पर इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, 2 सवाल भी आपको दिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है। देन आता है केमिकल काइनेटिक्स। बेटा ये है ठंडी हवा का झोंका, समझे मेरी बात। ये है, मैं हमेशा बोलता हूं मेरी जिस भी क्लास में मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूं, ये है ठंडी हवा का झोंका। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो बहुत वियर्ड पार्ट होता था कैलकुलेशन वाइज, बड़ा अजीब वाला जो पार्ट होता था वो अब हट सा गया है, उस पर ज्यादा सवाल आते नहीं। और जो इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही फॉर्मूला पे आधारित होते हैं। और शायद ही कोई बच्चा ऐसा होता है, मैं हर बार कहता हूं शायद ही कोई बच्चा ऐसा होता है जो अच्छा है पढ़ने में और वो इस चैप्टर का सवाल गलत करके आएगा। केमिकल काइनेटिक्स चाहे मेंस लेवल पे हो चाहे एडवांस लेवल पे हो, आसान पूछा जाता है, ग्राफ्स पे आधारित पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स पे आधारित पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। बहुत घुमावदार चीजें पूछने के इसमें चांसेस बहुत कम है क्योंकि हर चीज पे फॉर्मूला है और फॉर्मूला लगाओ, सवाल करो। तो ये 3 वो चैप्टर हो गए जो हमें जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। अगर इसके अलावा मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो सॉलिड स्टेट बेटा इमेजिन करने का चैप्टर है, आपको इमेजिन करना होगा। तो हम आपको बहुत अच्छे से इमेजिन करवा के पढ़ाएंगे कि भाई देखो यहाँ पे ये जो गेंद है या ये जो परमाणु है ये इतनी जगहों में बट रहा है, 4 जगहों पे शेयर हो रहा है, 8 जगहों पे शेयर हो रहा है। इमेजिनेशन है, अगर आपने इमेजिन अच्छा किया तो आपसे बन जाएंगे सवाल, इसके फिर आसान लगेंगे। इमेजिन करने में दिक्कत हुई तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर सवाल होने लग जाएंगे। और जहां तक बात है पृष्ठ रसायन की, तो ये बेटा याद करने का चैप्टर है। इसमें इसको बस फिजिकल केमिस्ट्री में डाला गया है
एज सच कोई फिजिकल केमिस्ट्री वाली इसमें बात नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इस चैप्टर में बस वो कॉन्सेप्ट है जो फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, जैसे अधिशोषण, जैसे कोलॉइडी विलयन, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। ठीक, कोई बात नहीं, मेरा मेन पर्पस इन 3 चैप्टर पे रहेगा, इन्हें हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस का जनवरी शिफ्ट होने के बाद अप्रैल शिफ्ट से पहले जनवरी से अप्रैल का जो टाइम है उसमें एडवांस पे अच्छे से फोकस करेंगे भाई, और अप्रैल शिफ्ट के बाद भी 1 महीना होगा एडवांस पे फिर फोकस करने के लिए। तो एडवांस वाले चैप्टर्स पढ़ाएंगे आपको बैच के दौरान, पर इन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हम जनवरी शिफ्ट के बाद में ध्यान देंगे। जनवरी शिफ्ट तक इन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी यही पूछे जाएंगे और मेंस में भी यही पूछे जाएंगे, तो इनके अच्छे से अच्छे सवाल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो सर बढ़िया है। तो आपने मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर का आइडिया तो दे दिया, मुझे ये बताइए कि मुझे क्लास में पढ़ना कैसे है, मुझे क्लास में पढ़ना कैसे है। जब मैं आपका बैच ज्वाइन करता हूं, मैं आपकी क्लास लेता हूं, तो अब मुझे क्या करना है, मेरा क्या रूटीन होना चाहिए। तो बेटा केमिस्ट्री में ऐसा रूटीन होना चाहिए, पहली बात, सारी क्लासेस, ये मैं हर बैच में ही बोलता हूं, लाइव ले। उससे होता क्या है कि हैंड टू हैंड टीचर पढ़ा रहा होता है, एक लाइव फील होती है, आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं, आपको एक समझ आता है, एक माहौल दिखता है। तो सारी क्लासेस लाइव देखें। कभी कभी बीमार हो गए या कभी कुछ काम आ गया, कभी नेट नहीं चला, टावर प्रॉब्लम आ गई, बहुत दिक्कत है, तो आप रिकॉर्डेड देखिए, बट कोशिश करें कि हर लेक्चर को पहले लाइव अटेंड करें। लाइव अटेंड करते हुए एक रफ कॉपी रखें अपने पास, लाइव अटेंड करते हुए एक रफ कॉपी रखें अपने पास। रफ कॉपी में आपको क्या करना है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, आपको लगता है कोई फॉर्मूला सर ने बताया, वो फॉर्मूला लिख लिया, कोई नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा वो लिख लिया। ये नहीं सब कुछ लिखना है जो मैं लिख रहा हूं। कुछ बच्चों को लगता है जो भी मास्टर लिख रहा है या लिख के लाया है हमें सब कुछ उतारना है। नहीं बेटा, वो आप क्लास के बाद उतारिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो भी हम यहां पे लिखते हैं और पढ़ाते हैं वो नोट्स हम आपको दे देते हैं। अगर वो नोट्स हम आपको दे देते हैं तो आपके पास हमारे बने बनाए नोट्स आ रहे हैं। आपको रफ कॉपी में क्या करना है, जितने भी मैं सवाल करवाता हूं क्लास में, आपको वो सारे सवाल ट्राई करने हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे उन्हें खुद से करने की कोशिश करें, क्योंकि क्लास में पोल चलता है, क्लास में एक माहौल होता है, और बच्चों के साथ आंसर्स आते हैं तो एक कंपटीशन की फील आती है। तो जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कराए जाएं खुद करने की कोशिश करें। ऑल्दो मैं बहुत अच्छे लेवल तक के सवाल पे लेके जाऊंगा, तो कुछ सवाल हो सकते हैं आपसे ना भी बने। कभी कभी ऐसी क्लासेस भी आएंगी जहां पे तुमसे 60% सवाल नहीं बनेंगे खुद से, कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार सीख रहे हैं, हो सकता है ना बने। पर जब मैं समझाऊंगा ना सवाल, तो उस समय समझिएगा कि कहां दिक्कत आ रही है, क्या चीज ऐसी थी जो तुम्हारे पकड़ में नहीं आई और वो मैंने पकड़ के सवाल को सॉल्व किया। पर हम आसान सवाल भी करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो, ताकि हमें यह भी समझ में आए कि हाँ भाई बेसिक सवाल तो मैं कर ही सकता हूं। हर लेवल का सवाल करेंगे, कोशिश करें हर सवाल को ट्राई करने की। आंसर तक पहुंचना मेरा मकसद नहीं है, मैं कोशिश हर सवाल की करूंगा। और जब क्लास हो जाए उसके बाद में, ये तो थी क्लास की बात, लाइव अटेंड करनी है, रफ कॉपी रखनी है, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो, कोई नोट पॉइंट या कोई थ्योरी का पॉइंट तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट तो वो लिख लो और सवाल सारे करो। अब तीसरा पॉइंट, क्लास के बाद असली मैजिक क्लास के बाद ही होता है, जब आप रिवाइज करते हैं। तो जब रिवीजन करें क्लास के बाद, तो एक तो सेम डे रिवाइज जरूर करें। जैसे सपोज करो आपने अब शाम को 6 से 8 क्लास अटेंड करी है, तो या तो रात को सोने से पहले या फिर चलो सुबह सुबह क्लास से, अगली क्लास से पहले नोट्स रिवाइज करें। अब ये नोट्स कौन से वाले रिवाइज करेंगे, जो मैंने पीडीएफ दिया आपको, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है वो वाले नोट्स रिवाइज करें, उसमें थ्योरी आपको मिलेगी, खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे वाले नोट्स रिवाइज करो। प्लस एक फॉर्मूला पेज बनाते जाओ, पहले दिन से शुरू हो जाओ। जितने भी मैं क्लास में फॉर्मूले लिखता हूं, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखता हूं, तुम अपनी साइड से एक ब्लैंक शीट ले लो और हर दिन उसमें फॉर्मूले ऐड करते रहो। एक क्लास में मैंने 2 या 3 फॉर्मूले पढ़ाए होंगे और उन्हें समझाया होगा, उन फॉर्मूलों को एक शीट पे ऐड करते रहो। हर क्लास के बाद रोज एक व्हाइट पेज बना लो, उस पे फॉर्मूले लिखने। पहली क्लास में 2 फॉर्मूले पढ़ाए, दोनों लिख लिए। अगली क्लास में 2 और पढ़ाए, 2 और ऐड कर लिए। अगली क्लास में 2-3 फॉर्मूले और बताए, उन्हें भी ऐड कर लिया। कोई इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बताया, उसे भी ऐड कर लिया। ऐसे करके जब तुम वो फॉर्मूला पेज
प्लस इसमें कुछ थ्योरी के पॉइंट्स तुम जब ऐड करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर खत्म होते होते तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए, तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए। ये तुम्हें खुद से करना है, पूरी पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थ्योरी के और फॉर्मूले सारे, कोई लॉग की वैल्यू हो गई, कोई और कोई ट्रिक हो गई, वो सब शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए। नोट्स जो मेरे वाले होंगे, क्लास की पीडीएफ होगी, उससे रिवाइज करने हैं, प्लस सारे क्वेश्चन दोबारा खुद से ट्राई करने हैं, सारे क्लास के क्वेश्चंस दोबारा खुद से ट्राई करने हैं। सारे क्लास के क्वेश्चन दोबारा खुद से ट्राई जरूर करने हैं, जरूर करने हैं। क्लास में नहीं हुए समझ लिए, घर पे जाके दोबारा करो, नहीं हुए तो पूछो उन्हें, बट करने जरूर है, ठीक है। ये तो हो गया नोट्स का काम। अब आपको करनी है प्रैक्टिस। अब हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस। तो सर प्रैक्टिस कहां से करें? देखो भाई, प्रैक्टिस जो है किसी भी जेई एस्पिरेंट, जो बंदा जेई की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बिना तुम सोचो कि खाली क्लास अटेंड करने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आज ही कह देता हूं। तुम सोचो तुम रेगुलर सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तुम नोट्स अच्छे बना रहे हो, तुम ध्यान दे रहे हो क्लास में, और तुम सोचो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। सिलेक्शन जब तक नहीं होगा जब तक हर चैप्टर के 100 सवाल अपनी तरफ से नहीं लगा लोगे, हर चैप्टर के 100 सवाल अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं लगा लोगे। क्योंकि बेटा जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना ज्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट की डेप्थ पता चलेगी। तुम्हें पता चलेगा कि जो फॉर्मूला तुम सिंपल सा समझ रहे थे, इस पे कैसे घुमा घुमा के सवाल आ जाते हैं। कभी कभी तो सवाल को पढ़ के ये चमकता भी नहीं है कि ये फॉर्मूला यूज करना था इसमें, पर वो जब ही आएगा जब तुम सवालों से पाला पड़ेगा तुम्हारा, है ना। तो 100 सवाल हर चैप्टर के खुद से करने हैं। अब उन 100 सवालों में क्लास नोट्स हो गए, डीपीपी हो गई, मॉड्यूल हो गया, कोई किताब हो गई, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। मैं क्या कहता हूं, जो मैंने अपनी तैयारी में फॉलो किया था और जो मैं हर स्टूडेंट जिनको भी अभी तक सिलेक्ट करवाया है उन्हें कहता हूं करने के लिए, वो ये नोट्स के सवाल जो मैंने ऊपर भी बोला खुद से करने हैं। क्योंकि आप जब जेई मेंस का पेपर देके आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि सर हर तरीके का सवाल हमारी कॉपी में था। तो नोट्स के सवाल तो बहुत अहम है तुम्हारे लिए। उसके बाद में डीपीपी और उसके बाद में मॉड्यूल। मॉड्यूल में सबसे पहले एक्सरसाइज 1 करो, फिर एक्सरसाइज 2 करो, और फिर लास्ट एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज 4। सर एक्सरसाइज 3 नहीं करनी क्या? एक्सरसाइज 3 अभी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 3 एडवांस के टाइम करेंगे। 1, 2 और 4। कोई 1 के बाद सीधा 4 करना चाहता है तो भी चलेगा। एक्सरसाइज 1 होती है बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एक्सरसाइज 4 होती है पीवाईक्यूज, उन्हें जरूर करो, फिर एक्सरसाइज 2 करो, दैट्स इट। सही है। सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं, प्लस डीपीपी के सॉल्यूशन आपको रेगुलरली मिलते हैं, डीपीपी करें। इतनी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपके लगभग 100 सवाल आराम से हो रहे हैं, ज्यादा ही हो जाएंगे। इतना करो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बट इतना जरूर करना है हर चैप्टर के लिए। होता क्या है, मैं जब ये समझाता हूं तो एक चैप्टर तक ये बात फॉलो हो जाती है, जोर मारो 2 चैप्टर तक ये बात फॉलो हो जाती है। फिर जब एक बार सवाल बनने बंद होते हैं तो हम कहते हैं सर अब मन नहीं करता पढ़ने का, हमसे सवाल होते तो है नहीं। और वही समय होता है जब आधी जनता रेस से बाहर होती चली जाती है। जो बंदा उस समय पे अपने आप को संभाल लेगा वो बंदा ही आगे जाएगा। क्योंकि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हैं, और ऐसा बहुत बार होगा कि तुमसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। ऐसा बहुत बार होगा कि किसी दिन तुम 10 सवाल लेके बैठे और वर्स्ट केस ये कि तुमसे 10 के 10 ना बने। कोई बात नहीं, डीमोटिवेटिंग दिन आएंगे, पर हिम्मत नहीं हारनी है। सॉल्यूशन देखो, गलती एक्सेप्ट करो कि भाई शायद मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है, शायद मैंने कॉन्सेप्ट्स को समझा नहीं है, मैंने रट लिए बस फॉर्मूले, मुझे पता ही नहीं है कि फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है, किस सिचुएशन में लगाया जाता है, इसलिए मुझसे सवाल नहीं बन रहे। तो नोट्स को वापस रिवाइज करो, फिर आओ सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख के समझो कि तुम्हें क्या नहीं चमक रहा था। क्या तुम्हें सवाल शुरू ही करना नहीं आ रहा था, या शुरू करके बीच में किसी स्टेप में दिक्कत हो रही थी, या बीच में नहीं एंड में आंसर में निकालने में कोई दिक्कत हो रही थी? अपनी गलती एक्सेप्ट करें, ठीक है। जैसे बच्चे कहते हैं सर हमसे कोई सवाल नहीं बनते, बच्चे कहते हैं सर हमसे सवाल नहीं बनते। तो कोई भी सवाल जब आप देखेंगे बेटा, कोई भी सवाल जब आप देखें तो एक तरीका होना चाहिए। जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन देखा, जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन देखा,
अब क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले क्या करो, उसको पढ़ो, उसे ट्राई करो, नहीं बन रहा छोड़ दो, नोट्स पे आ जाओ। अपने नोट्स में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, नोट्स में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है और जो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं, जो एग्जांपल्स करवाए हैं, उन्हें पढ़ो एक बार, उन्हें रिवाइज करो। इन्हें रिवाइज कर लिया, अब उस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करो। तुमने एक बार वो कॉन्सेप्ट फ्रेश अपने दिमाग में देख लिया है, उसे दोबारा रिवाइज करो, अब उस सवाल को ट्राई करो। 50% चांसेस है अभी भी बन जाएगा, नहीं बना 50%, तो अब क्या करो, सपोज करो तुमने रिवाइज कर लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, उस तरीके के सवाल तुम्हारे नोट्स में नहीं मिले, बट तुमने और तरीके के सवाल करे, दोबारा क्वेश्चन पे ट्राई करने गए, बन गया, अच्छी बात, नहीं बना तो अब उसका सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देख के ये पहचानो कि ऐसी क्या बात थी इस सवाल में जो तुम्हें नहीं समझ में आया। अब तुम्हें लगता है कि ये कोई अलग सी बात थी जो मेरे नोट्स में लिखी हुई नहीं है, या लिखी हुई है बट मेरे को शायद चमकेगी नहीं, तो उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट है, या उसी क्वेश्चन को अपने नोट्स में ऐड कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो। इसीलिए मैं कहता हूं हर चैप्टर खत्म होने के बाद 2-3 पन्ने छोड़ने चाहिए, ताकि आगे आप अपनी तैयारी के दौरान टेस्ट में, मॉड्यूल में या कहीं पे भी कोई टफ सवाल देखें तो उसको तुरंत से अपने नोट्स में ऐड कर लें, ताकि जब अगली बार उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो वो टफ सवाल साथ में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात हो गई। एक और चीज, डीपीपी और मॉड्यूल में जो सवाल एक बार में नहीं बने, कि सवाल जो नहीं बने उन्हें स्टार मार्क करें, उन्हें क्या करें, स्टार मार्क करें। आपको यह ध्यान रहेगा जब भी आप आगे टेस्ट के लिए पढ़ोगे, कभी भी इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने के लिए बैठोगे, तो आपको पता होगा कि ये वो वाले सवाल हैं जो मुझसे पहली बार में बने नहीं थे, तो मुझे इनको इस बार ढंग से दोबारा ट्राई करना है। आपसे नहीं बने, आपने सॉल्यूशन देख के प्रॉब्लम तो हल कर ली, पर उन्हें स्टार मार्क कर लें कि ये वो सवाल है जो तुमसे पहली बार में फंसे थे, तो दोबारा फंस सकते हैं। सही है, तो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बुक बताओ, बुक बताओ, बुक बताओ। बेटा बुक मत करो, कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। जो मॉड्यूल है उसमें सब अच्छी बुक्स के सवालों का निचोड़ है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी समय बचता है तो आप रेफरेंस बुक यूज करें। मुझे बता देना, जब ये सब कुछ तुम कर लो, टेस्ट भी तुम दे लो, फिर भी तुम्हारे पास समय बचे तो मुझे बताना, मैं किताब बता दूंगा कौन सी करनी है। बट अभी किताब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना मटेरियल करके तुम AIR 1 भी ला सकते हो, मैं बता रहा हूं। समझो मेरी बात, अगर सिंसियरली करते हो, क्योंकि बच्चे इतना ही नहीं कर पाते यार। एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। 1 और 4 कर लेते हैं, 2 छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं, 1, 2, 4 ये 3 एक्सरसाइजेस, हर किसी में 50-50 सवाल हैं, प्लस डीपीपी प्लस क्लास के नोट्स, तुम्हारे 200-250 सवाल का सेट बन गया पर चैप्टर। और अब ऐसा भी नहीं है ना कि एक चैप्टर इतना बढ़िया लग गया कि इसकी मॉड्यूल कर ली, डीपीपी कर ली, नोट्स कर लिए, किताब कर ली, अगला चैप्टर हवा में चला गया। चैप्टर से दिल लगाओ, बट उतना ही लगाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। इसके साथ में घर नहीं बसाना अपने को, अगले चैप्टर पे भी जाना है, उससे भी दिल लगाना है, उसके साथ भी बढ़िया उस पर कमांड बनानी है, फिर और अगले चैप्टर पे जाना है और अगले सब्जेक्ट्स पे भी जाना है। राइट? केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ो यार, इसलिए पढ़ो क्योंकि केमिस्ट्री तुम्हें रैंक दिलाती है, तो इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री तुम्हें धोखा नहीं देगी, फिजिक्स धोखा दे सकती है, मैथ्स धोखा दे सकती है, बट केमिस्ट्री में रैंक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक याद करने से होती है। फिजिकल के कॉन्सेप्ट्स के हर तरीके के सवाल आपके नोट्स में होते हैं, ऑर्गेनिक के हर तरीके के सवाल आपके नोट्स में होते हैं, तो आपको फायदा रहता है। ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से देखें। फॉर्मूले को रटे नहीं, समझें। बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं और सोचते हैं अब हमसे सवाल बन जाएंगे, नहीं बनेंगे भाई। आप क्लास में जो सवालों की वैरायटी होती है उन्हें समझें। हर किसी में फॉर्मूला घुमा फिरा के यूज होता है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर अगर लाना होता तो वो IIT का पेपर थोड़ी होता। वो IIT का पेपर थोड़ी होता कि भाई उसको तो बस वैल्यू पुट करानी है और आंसर देना है। नहीं, जेई में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो समझेगा आपको, वो कहेगा आप समझो चीजों को, घुमा फिरा के चीजें पूछेगा। फॉर्मूलों को रटे नहीं, समझें। हर चैप्टर खत्म होने तक
चैप्टर खत्म होने तक फॉर्मूला पेज भी रेडी हो जाना चाहिए हर चैप्टर का। फॉर्मूला पेज भी रेडी हो जाना चाहिए हर चैप्टर का। और एक और बात, अपनी गलती एक्सेप्ट करे। होता क्या है, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, पढ़ना छोड़ दिया। डीपीपी के सवाल नहीं बने, पढ़ना छोड़ दिया। मॉड्यूल के सवाल नहीं बने, पढ़ना छोड़ दिया। क्लास में सर ने कुछ कह दिया, पढ़ना छोड़ दिया। क्लास के सवाल 2-3 बैक टू बैक गलत हो गए, पढ़ना छोड़ दिया। हमारा मन सिर्फ ये मौके ढूंढता रहता है कि कैसे हम अपना दोष दूसरों के माथे डालें। ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, ये रूटीन लाइफ में भी है। हर आदमी अपने माथे पे गिल्ट नहीं लेना चाहता, वो दूसरों के माथे पे डाल के खुश रहता है कि ये बात किसी तरीके से इस पे चली जाए, मेरे पे ना आए। हम अपने आप को खुश करने में लगे रहते हैं कि हमारे में कोई कमी नहीं है। पर भाई, एक अच्छा विद्यार्थी, एक सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट वही होगा जो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा कि भाई मैंने सवाल ट्राई करे, मुझसे नहीं बने, कुछ तो गड़बड़ मेरी साइड से हो ही रही है। शायद मैं समझ अच्छे से नहीं पा रहा हूं, शायद मैं अप्लाई अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, शायद मेरी प्रैक्टिस में कमी है, शायद मैं खुद से सवाल कम कर रहा हूं, इसलिए मुझसे नए सवालों को देखते इतनी नर्वसनेस हो जाती है कि मुझसे सवाल फिर इसी बात से नहीं बनता। आधा डर तो यही हो जाता है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। जबकि वहां जितने बच्चे बैठे हैं तुम्हारे साथ पेपर देने, सबके लिए वो सवाल नया है। कोई अपने घर से थोड़ी सैंपल पेपर से रट के आ रहा है सवाल। जेईई में तो हर बार नया सवाल आता है। बट अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं बन रहा तो मैं उस पर काम करूंगा, मैं अपनी गलती को समझूंगा और फिर उसको करेक्ट भी करूंगा। ये जो मैंने कहा ना, ये कर दिया पढ़ाई छोड़ दी, नंबर नहीं आए पढ़ाई छोड़ दी, सवाल नहीं बने पढ़ाई छोड़ दी, ये करने वाले जो बच्चे होते हैं वो अंत में फिर कहीं नहीं जाते बेटा। वो यही करते रह जाते हैं, फिर ड्रॉप करके भी यही करते रह जाएंगे, और फिर अपने भाई बहन जो तैयारी करेंगे उन्हें भी नेगेटिविटी देके उनका भी करियर अपने साथ ले बैठेंगे। तो अपनी गलती को समझें। आई नो टाइम कम है, पर मेहनत करवाना, प्लानिंग करना हमारा काम है, जो हम कहें उसको फॉलो करना तुम्हारा काम है। अब एक और बात, सर स्कूल के साथ में कैसे मैनेज करें? तो बेटा जी देखो, मंडे टू फ्राइडे अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें रोज स्कूल के अलावा किसी तरीके से 4 आवर निकालने होंगे सेल्फ स्टडी के। मैं वो टाइम टेबल नहीं बना के दूंगा कि सुबह 4 बजे उठ जाओ और ब्रश करके बैठ जाओ और इतने घंटे पढ़ो, फिर स्कूल के लिए तैयार हो, फिर स्कूल से आके बैठ जाओ, फिर इतने घंटे पढ़ो। क्योंकि होगा क्या, वो एक दिन फॉलो हो जाएगा, 2 दिन फॉलो हो जाएगा, किसी दिन भी वो नहीं फॉलो हो पाया तो पूरा दिन इस ग्लानि में निकल जाएगा मन में कि आज ये कर ही नहीं पाए। टाइम टेबल खुद का बनाओ। बस ये देखो 4 घंटे तुम कैसे निकालोगे सेल्फ स्टडी के, स्कूल और पीडब्ल्यू की क्लास के अलावा कैसे निकालोगे, वो तुम्हारा काम है। सैटरडे को स्कूल मत जाओ, सैटरडे संडे जो है उस पे अपना काम डबल कर दो, सैटरडे संडे घंटे बढ़ा दो, 6 आवर सेल्फ स्टडी के निकाल दो। इनफैक्ट सैटरडे को 6 आवर कर दो, संडे को तो क्लास भी नहीं होती पीडब्ल्यू की, और ज्यादा बढ़ा लो। प्रैक्टिस करते रहो, टाइम लगा लगा के प्रैक्टिस करो डीपीपी की, ठीक है। तो ये चीज आपको मैनेज करनी है। अब 4 घंटे कैसे निकलेंगे? सपोज करो स्कूल 10 बजे जाना होता है या 9 बजे जाना होता है, सुबह 7 बजे उठ जाओ, 7 से 8 पढ़ लो, 8 बजे नहाने जाओ, 9 बजे स्कूल जाओ, 1 घंटा वहां निकल गया। स्कूल से आए 2 बजे सपोज करो, ठीक है, 2 बजे नहीं 4 बजे आए चलो, या 3 बजे आए, आती तुम्हारी पीडब्ल्यू की क्लास है, तो स्कूल में कोई पीरियड तो ऐसा होता होगा जो फ्री होता है, वहां पे अपने नोट्स रिवाइज कर लो, ताकि जाते ही मेरी पीडब्ल्यू की क्लास शुरू हो जाएगी तो मेरे पास नोट्स रिवीजन का टाइम नहीं होगा, तो मैं यहां पे रिवाइज कर जाऊं। फिर क्लासेस अटेंड करो पीडब्ल्यू की क्लास के बाद रात को 2-3 घंटे और निकाल लो, नोट्स रिवाइज करो, डीपीपी करो, प्रैक्टिस करो। कैसे टाइम निकलेगा वो तुम्हारे ऊपर है भाई। रोज 2-2 क्लासेस ही तो होती हैं, उनका होमवर्क करो। डेली में इतना रोज का काम भी रोज चलाओगे तो भी तुम्हारी पार पड़ जाएगी। धीरे धीरे अपने आप मैनेजमेंट सी करना आ जाएगा। सभी बच्चे कर रहे हैं, जो भी सिलेक्ट होते हैं वो सब मेहनत तो कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको कुछ अलग से 24 घंटों में से 25 घंटे मिल रहे हैं या 26 घंटे मिल रहे हैं। सबके पास समय उतना ही है। AIR 1 लाने वाले को भी 24 घंटे ही मिलते हैं दिन के, वो भी स्कूल जाता है, और जो नहीं सिलेक्ट हो तो वो पाता उसका भी यही हाल है। तो मैनेज सब कर रहे हैं मिलके, है ना, ठीक है। कंटेंट में बेटा अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। एक सेकंड पानी पी लेते हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं। यस सही है भाई, बढ़िया कर लेंगे। तो भाई देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारी सी एक शायरी बताते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ध्यान से सुनना। फिजिकल केमिस्ट्री में जो बच्चों का डर है कि फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, सवाल नहीं बनते हैं, पर बेटा केमिस्ट्री ऐसा है,
सवाल में रैंक जरूर दिलाती है और सवाल सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ होते हैं। फिजिक्स मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट लेवल पे अलग हो जाती है, केमिस्ट्री फिर भी मैनेज हो जाती है। तो कहा है, अर्ज किया है, जहां बाकी सब रटते हैं वहां तुम सोच के पढ़ना। जहां बाकी सब रटते हैं वहां तुम सोच के पढ़ना। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से कभी मत डरना। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से कभी मत डरना। हर एक दिन की मेहनत कल रंग लाएगी। हर एक दिन की मेहनत कल रंग लाएगी। इस जेई की रेस में केमिस्ट्री मुस्कुराएगी। सही बात है। तो भाई लोग प्लीज अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। बाकी तो क्लास के अंदर अपना मोटिवेशन चलता रहेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। बट यस, मैंने सोचा बैच शुरू होने से पहले एक बेसिक सा बच्चों को एक आइडिया दे दिया जाए, क्या चैप्टर्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे नोट्स बनते हैं, कैसे प्रैक्टिस की जाती है, सो दैट जब आप क्लास में आए तो आपका एक माइंड सेट हो, है ना, कि भाई ठीक है, ऐसा ऐसा है, ये चैप्टर है, सर ने ये चैप्टर शुरू किया, इस चैप्टर के लिए सर ने पहले ही ये बात बोली थी, तो मैं ध्यान से करूं, कैसे करूं, क्या नहीं करूं। ठीक है। बाकी तो भाई बस चिंता मत करो, अपनी मेहनत करते रहो, अच्छा पेपर आएगा, अच्छी तुम्हारी रैंक आएगी। वो कहते हैं ना, क्या ही कर लेगा पेपर सेट करने वाला, जब तुम्हारे साथ है तुम्हारी मेहनत, हम सब और फिजिक्स वाला। तो बस फिर चिंता मत करिए, क्लास में आइए, मिलते हैं क्लास में। ऐसे ही मुस्कुराते रहें। आई लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, क्या हाल चाल। तो बेटा आप सभी बच्चों का स्वागत है लक्ष्य जेई हिंदी 2.0 2026 बैच में। तो बेटा आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है, जो आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, वो किसके इर्द गिर्द करने आया हूं भैया। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट रोड मैप। किस चीज के लिए भैया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कि भैया 12वीं के अंदर जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ने वाले हैं, उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या आएगा, आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी और उनको क्या किस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, आप लोग क्या क्या कार्य करना पड़ेगा उसके लिए, कि ताकि वो परेशानियां आपकी कम हो जाएं, दूर हो जाएं और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो बेटा मेरा नाम है पुनीत राणा और मैं आप लोगों को इस बैच के अंदर पढ़ाने वाला हूं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी यहां पे बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रोड मैप। अगर आप जेई 2026 क्रैक करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य है जेई 2026 कि सर जेई 2026 हम फोड़ेंगे उस पेपर को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत अच्छा करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा कि इस बार का जो जेई का पेपर आया था ना, अच्छे लेवल का आया था। एक अच्छा लेवल उसने फिर से सेट कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पेपर आसान आए ना तो किसी के तुक्के भी लग जाते हैं, इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं, लेकिन जब पेपर थोड़ा सा लेवल का आता है ना, अच्छे लेवल का आता है, थोड़ा टफ आता है, तो जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है, जिसने पढ़ाई की है, सिर्फ उसे ही फायदा मिलता है। तो अब इतना तो जेई ने क्लियर कर दिया है कि भैया पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी मुझे क्लियर कर पाओगे, वरना नहीं। तो सर 12th में स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। हमें बताइए हम अपने आप को तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले तो भैया मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो ये कहते हैं कि सर 11वीं तो बर्बाद है, अब बताओ क्या 12वीं में अगर हम तैयारी करें तो क्या जेई को फोड़ सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को यह कहता हूं कि भैया सब छोड़ो, अगर आप लोग ये सवाल ही पूछ रहे हो ना कि हम फोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को अपने पे विश्वास नहीं है। तो भैया मेरा जवाब होता है नहीं भैया नहीं कर पाओगे, नहीं भैया नहीं कर पाओगे। सवाल ये होता है कि सर 11th में कुछ नहीं पढ़ा, 12th में दिल जी जान लगा देंगे और हमें यह भी बता दो कि हमें 11th में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें जेई 2026 निकालना है। यहां पे दिखता है तुम्हारा आत्मविश्वास कि हां तुम करना चाहते हो, और ये आत्मविश्वास लेके आना पड़ेगा भैया, भले ही तुम्हारी 11वीं बर्बाद है या नहीं है। खुद पे भरोसा तो रखो यार कि कर पाएंगे। तुम टीचर से पूछते हो तो ये सवाल ही गलत है। अब सुनो करना क्या है भैया, ये बात तो दिमाग में बैठा लो, सिर्फ और सिर्फ 12वीं का पढ़ के
जेई मेंस नहीं निकाला जा सकता, कतई नहीं निकाला जा सकता। समझ में ही नहीं आएगी 12वीं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल समझ आएगी, लेकिन कहीं कहीं पे फंसने लगोगे, जहां पे थोड़ा सा 11वीं का तुम्हें आ गया ना कि हाँ भैया 11वीं से रिलेट कर रही हैं चीजें, 11वीं का पता होगा तब ये बात समझ में आएगी, तो वहां पे लटक जाओगे। तो 11वीं पढ़ना जरूरी है। क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताता चलूंगा और उसमें मदद भी करता चलूंगा। अब जरा समझना, आपका बैच जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, 12वीं का बैच है, जुलाई में स्टार्ट हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, क्योंकि जनवरी में पहला अटेम्प्ट होता है जेई मेंस का। जेई मेंस के बेटा 2 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। अभी सुनना, बातों को बहुत गौर से सुनना बेटा, फिर चीजों पे आता हूं। जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट है भैया, एक होता है सर जनवरी में, एक होता है सर अप्रैल में। तो ये मान के चलो भैया दोनों अटेम्प्ट दोगे तो तुम्हारे पास दिसंबर तक का समय है, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने में पूरी 12th भी करनी है, और शायद जनवरी के अंदर तुम्हारे भैया फाइनल प्रैक्टिकल भी होते हैं 12th के, तो लोड है, ऑब्वियस सी बात है भैया, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स भी देने हैं, उनकी भी तैयारी करनी है सर, जेई मेंस को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है सर, 11th का जो हमें नहीं आता सर वो भी करना है, तो मेहनत है भाई। अब जो इस बच्चा इस मेहनत को कर लेता है ना वो निकल जाता है, और जो बहानेबाजी में लगा रहता है, नहीं हमसे नहीं होगा, क्या क्या करें सर, हमारी तो इतनी सारी क्लासेस होती हैं दिन में सर, स्कूल का भी करना पड़ता है, यहाँ का भी करना पड़ता है, 11th का भी करना है सर, बैकलॉग आ गया है सर, चाचा की शादी थी सर, मामा की शादी थी सर, हमारा बर्थडे भी था वो भी मनाने जरूरी है, तो भाई वो बहाने में लगे रहेंगे। जो करने वाले होते हैं वो करते हैं, उनको दिखता भाई और मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये पूछो सर कितनी मेहनत करनी है, तो भैया मेहनत का कोई मापदंड नहीं है, जितनी करो उतनी कम है, और तुम्हें पता चल जाता है, सबको अपना पता होता है कि भाई मुझे कितनी मेहनत की आवश्यकता है। किसी टीचर के पास कोई पुड़िया नहीं है, कोई घुट्टी नहीं है कि वो आप लोगों को पिलाएगा और आपको सब आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर रास्ता दिखाएगा, उस रास्ते पे चलना आपको है, उस रास्ते पे चलने पे ही हिम्मत चाहिए बेटा, ठीक है। तो सर जनवरी तक का लगा के चल रहे हैं तो 6 महीने हैं, ठीक है। अब अगली बात, जो सबसे पहले आप लोगों को करना है, क्या करना है भैया, क्या करना है सर, ये जो आप लोग चलाते हैं ना, क्या व्हाट्सएप, लिख रहा हूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब भैया डिलीट कर दो फोन से। अगर चाहते हो सच में कि जेई क्लियर हो जाए तो ये सारी चीजें हटा डालो, खत्म कर दो इन चीजों को, ये होनी ही नहीं चाहिए तुम्हारे फोन में। ये संकल्प ले लो कि भैया जब जेई क्लियर हो जाएगा, जब आईआईटी में चले जाएंगे या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, एनआईटी में, ट्रिपल IITs के अंदर, तब जाके हम इन्हें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और तब हम जाके इनकी क्या करेंगे भैया, सुविधाओं का फ़ायदा उठाएंगे। तब कर लेना जो करना है, जो फोटोज़ डालनी है, जहाँ खिंचवानी है, फिर अपने फॉलोवर देखते रहना कितने बढ़ रहे हैं कितने घट रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन सब को हटा दो, ठीक है। अब आते हैं 11th वाले पे। बेटा देखिए 11th का कुछ ऐसा पार्ट है जो 12th में भी इस्तेमाल होगा, जहां पे जो पार्ट आएगा उसको टीचर तो बताएगा ही। अब ये नहीं है कि टीचर सारा बता दे, जहां जहां जितनी रिक्वायरमेंट उतना मैं बताता चलूंगा, और उसके साथ मैं आप लोगों से भी ये अपेक्षा रखूंगा, ये एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि अगर मैंने आपको ये कहा कि भैया ये वाला हिस्सा है 11th का, इसको पढ़ के आना, कल क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक कराऊंगा और मैं भी बताऊंगा ये कैसे करते हैं, ये वाला टॉपिक क्या है 11th का ये मैं भी बतलाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ने के लिए बोलूं तो पढ़ के आना। कभी ऐसी मुंह उठाकर आ जाएं, ज्यादातर बच्चे ऐसे आ जाते कि ठीक है मास्टर करवाएगा, तो बेटा समझो समय हमारे पास कम है, तो पढ़ने के लिए इससे बोल रहा हूं ताकि तुम पढ़ के आओ तो कुछ चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, तुम्हें कहीं पे डाउट आएगा पढ़ते हुए, तो जब मैं समझाऊंगा तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, और क्या क्या पढ़ना मैं अभी बताता हूं, देखो अभी बताता हूं तुम्हें भैया। सबसे पहले तो आप लोगों को GOC आनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये GOC ही है
जो ये डिसाइड करेगी कि आपको कितना अच्छे से चीजों को आता है। मतलब कोई भी सवाल आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे कोई रीजनिंग टाइप का हो कि इसमें से कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन ज़्यादा क्षारीय है, कौन ज़्यादा स्थायी है, कौन सा उत्पाद ज़्यादा बनेगा, कौन सा उत्पाद कम बनेगा, ये सारी चर्चाएं हम जीओसी में करते हैं। जीओसी के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो ये पता होनी चाहिए। तो अभी बता रहा हूँ, देखो, तो अपना थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना चालू कर देना। जीओसी आनी चाहिए सर, मैं कहता हूँ सिर्फ जीओसी पढ़ लो भाई। अगर तुम्हें जीओसी आती है ना, तो जीओसी आने का मतलब है भैया तुमने 60 से 70% जो सवाल हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनने वाले हैं उन पे महारत हासिल कर ली है। बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सिर्फ एक ही चीज दे रहा हूं, जीओसी। अब जीओसी के अंदर बहुत कुछ आता है, समावयवता भी यहीं का हिस्सा है। समावयवता अलग नहीं, जीओसी में ही पढ़ाई जाती है। समावयवता भी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव कितने प्रकार के हैं, उनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, ये सब आपको करना है। ठीक है, ठीक है सर, इस पे ध्यान देंगे। अब जरा सुनना, अब जरा एक बात गौर से सुनना बेटा। जो जेई का पेपर है ना, जेई के पेपर में तुम्हें 3 प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। जेई के पेपर में आप लोगों को 3 प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा? पहला कौन सा सर? पहला तो हमें मिलेगा रिएक्शन से रिलेटेड, रिएक्शन से संबंधित। आप भैया बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही तो रिएक्शन दिमाग में आती है सर। ठीक है, तो रिएक्शन का क्वेश्चन आता है। अब ये रिएक्शन सिक्वेंशियल रिएक्शन होते हैं, जिसमें लिखा होता है ना, ए ने बी से अभिक्रिया की तो सी बना, सी को जब मैं डी से अभिक्रिया करवाऊंगा तो ई बनेगा, ई को अगर मैं जल से अभिक्रिया करवा दूं तो एफ बनेगा। बताओ एफ क्या होगा? तो इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन। और कुछ नाम रिएक्शन भी आएंगी, नेम रिएक्शन, तो वो भी करनी है। तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोगों से। ठीक है, दूसरा आते हैं बेटा आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मेरा मतलब है कि जो रीजनिंग के सवाल होते हैं, आपको 4 यौगिक देगा, पूछ लेगा इनमें से बताओ ज्यादा अम्लीय कौन है, या कम अम्लीयता किसकी है, या ज्यादा क्षारकीय कौन है इनमें, या कम क्षारकता किसकी है, या पूछेगा इनमें से कौन सा स्थायी है, या पूछेगा भैया ये अभिक्रिया और ये तो बताओ इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो वो ये जो पार्ट है ना बेटा, ये जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट के तुम्हें आंसर देने के लिए जीओसी आनी चाहिए। अगर ये जीओसी तुम्हें आती है तो भैया वारे न्यारे हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा सवाल करने में, क्योंकि रीजन होगा ना, यहाँ पे हर बात का रीजन मिलता है तुम्हें। जीओसी तुम्हें रीजनिंग समझाते कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, अगर इसकी अम्लीयता ज्यादा है तो क्यों है, इसकी क्षारकता कम है तो इसकी क्यों है, तो कारण मिलता है। ठीक है, और तीसरा सवाल जो तुम्हें मिलता है बेटा, वो मिलता है मेमोरी बेस। अब सर ये मेमोरी बेस सवाल क्या है? मतलब दिमागी शक्ति पे। भैया ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हें याद, जहां पे तुम्हें काफी सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। आखिरी के 3 चैप्टर हैं भैया, बायोमॉलिक्यूल मतलब जैवाणु, पॉलीमर मतलब इसे क्या बोलते हैं तुम, बहुलक, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां पे कुछ एक ही चीजें हैं जो तुम्हें याद करनी है भैया, और उनको बार बार याद करते रहना, और फिर तुम्हें कितनी चीजें वो याद रहती हैं उसके ऊपर तुमसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो मेमोरी बेस हो गया। ये रिएक्शन वाला पार्ट कैसे करोगे? ये रिएक्शन वाला पार्ट तो सर इसका तो एक ही तरीका है कि बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तो बार बार रिएक्शंस को लिख के देखना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम्हें समझाया जाएगा क्लास के अंदर, सवाल बताया जाएगा कि भाई देख ये रिएक्शन है, इस पे ऐसा सवाल आता है, तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। फिर तुम्हें दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हाँ अच्छा ऐसा सवाल आता है तो हमें इस सवाल को ऐसे करना है। तो रिएक्शंस को तुम्हें भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब लिख लिख के देखना पड़ेगा, तब वो दिमाग में तुम्हारे रोम रोम में बसेंगी जाके। तो यही 3 सवाल आते हैं। तो देखो ये तो बड़ी आसान है, यहां पे तुम्हारी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो। अब कोई बच्चा ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो भैया उसे उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। यहां पे भी तुम्हारी मेहनत काम आएगी कि तुमने कितना अच्छे से समझा, कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं यहां पे भी। और भैया ये तो तुम्हारी दिमागी कसरत है,
कहोगे सर आप कहाँ हो फिर इसमें? भाई ये सब चीजें मैं ही तो बताऊंगा तुम्हें, रिएक्शंस मैं करवाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, ये वाले चैप्टर भी बताऊंगा जहां से मेमोरी बेस्ड सवाल आते हैं, कैसे याद करना है, क्या याद करना है, कितना याद करना है, ये सब मैं बतलाऊंगा। तो एक बात याद रखो, अगर चाहते हो कि सिलेक्शन हो तो मेहनत में कोई कोताही नहीं। मैं आज ही बोल देता हूं, ये बहाने मत लगाना कि सर क्लासेस ज्यादा होती हैं, क्या करें। भाई अब खुद सोचो ना, क्लासेस तो ज्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस भी पूरा करवाना है, समय भी कम है। अब तुम ये चाहो कि क्लासेस कम कर दें, सिलेबस भी करवा दें, पूरा कंटेंट भी डिलीवर कर दे टीचर, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। समय लगता है ना बेटा चीजों को, और कोई भी अच्छी चीज समय मांगती है, मेहनत मांगती है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। अब मेहनत करने से तुम्हें रोक कोई नहीं रहा है, सिर्फ एक चीज रोकेगी, तुम्हारे अंदर की आवाज आएगी। जब तुम मेहनत करोगे ना, तुम्हारे अंदर की आवाज आएगी एक, तेरी बस का नहीं है, छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा, बहाना लगा दे, बहाना लगा दे, टीचर पे डाल दे कि पढ़ाना नहीं आता, हमने तो 11th नहीं पढ़ी, बर्बाद थी सर इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया जब तुम्हें पता है 11th में कुछ नहीं पढ़े तो तुम्हें अपनी कमजोरी पता है, तो उस कमजोरी को सुधारो ना। एक तो होता है हमें कमजोरी नहीं पता, हमें यही नहीं पता है कि हमें क्या कमी है, हम सुधारे क्या। जब पता है कि भाई आती नहीं है 11th तो उसको करो, मेहनत करो, उसको पढ़ो। बिना पढ़े नहीं चलेगा काम, बिना पढ़े नहीं चलेगा काम, मेहनत करनी पड़ेगी। बहानेबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बेटा। ठीक है सर, चलो आ जाओ। तो बेटा ये देखो, ये 7 चैप्टर हमें पढ़ने हैं कक्षा 12वीं में, हमें ये 7 चैप्टर पढ़ने हैं। इनमें से भैया ये जो 4 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, ये 4 चैप्टर के अंदर तुम्हें रिएक्शन वाला पार्ट आएगा, रीजनिंग वाला पार्ट भी आएगा, और कुछ टेस्ट होते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं। जैसे कहते हो ना तुम कि भैया मान लो तुम्हें ए और बी 2 क्या दिए गए, तुम्हें 2 अणु दिए गए या कंपाउंड दिए गए, ठीक है, तुम्हारे हाथ में 2 चूर्ण रख दिए भाई, और तुम्हें कहा कि बताओ इन चूर्णों पे टेस्ट करके बताओ भैया, या कौन सा टेस्ट करोगे इन चूर्णों पे तुम्हें ये पता चले कि इनमें से कौन सा अल्कोहल है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो वो टेस्ट होते हैं, वो हर एक में आते हैं। तो यहाँ पे इन 4 चैप्टरों में तुम्हें कहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिख रहा हूं देखो। पहला तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है रिएक्शन वाले भाग पे, कि कौन कौन सी रिएक्शन आपको बताई जा रही है। दूसरा यहाँ पे बेटा कुछ एक रिएजेंट आएंगे, रिएजेंट का मतलब होता है अभिक्रमक। वो रिएजेंट बहुत ध्यान से करना भाई, जेईई मेंस पे बहुत तगड़ा सवाल आता है रिएजेंट पे, और आसान आता है। इन रिएजेंट की कुछ ताकतें होंगी, उन ताकतों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वो ताकतें क्या हैं। अगर वो ताकतें में, अगर तुम्हें पता है भैया तुम्हारी क्या ताकत है, क्या कमजोर है, तुम उसके अनुसार कार्य कर सकते हो। तो सेम कहानी रिएजेंट के साथ होता है कि अगर तुम्हें ये पता नहीं ये रिएजेंट क्या कार्य करता है, ये क्या कार्य कर सकता है और क्या कार्य नहीं कर सकता, तो तुम आसानी से क्या करोगे, अभिक्रिया करवा लोगे। ठीक है। तीसरा चीज क्या आती है सर, तीसरे सर यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे जीओसी के आधार पे, तो वो भी करने हैं। और चौथा क्या आता है सर, चौथा सर यहाँ पे ना कुछ टेस्ट आएंगे, डिस्टिंग्विश टेस्ट आएंगे हर एक चैप्टर में। रिएक्शन के अंदर नेम रिएक्शन वाला भाग भी आएगा। तो ये सारी चीजें बेटा तुम्हें पढ़नी है, ये 4 चीजें ही तुम्हें इनके अंदर पढ़नी है सारी, बहुत अच्छे से डिटेल में मैकेनिज्म के साथ हम सारी चीजें करेंगे। यहाँ पे एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं है कि सर आप कभी ये बोल दे तो 11th में पढ़ा था, बताऊंगा वहां पे कि बेटा देखो 11th में तुमने ऐसा पढ़ा था, तो देखो ये इसलिए ऐसा हो रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं पता, डिटेल में बताना। बेटा अब समझो, अगर तुम ये कहो कि सर जीओसी डिटेल में बता दो, तो बेटा जीओसी अपने आप में 1 महीना मांगती है। अब सर फिर हम क्या करें, तो इसका भी इलाज है ना बेटा, पीडब्ल्यू ने इसका भी इलाज दिया हुआ है आप लोगों को। यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाना और यूट्यूब पे लिख देना जीओसी लेक्चर, तुम्हारे सामने लाइन से लेक्चर आ जाएंगे। और फिर जिस भी टीचर का तुम्हें पसंद हो उसका देखना और मजे से सुनना, और भैया उसको करो। देखो मेहनत लगे, मैं फिर कहता हूं मेहनत लगती है, अपना आराम छोड़ना पड़ेगा आपको, अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा।
हथियार तुम्हारे पास सब हैं, लेकिन किस हथियार को कब इस्तेमाल करना है, कहां पे चलाना है, ये आपको हम बता तो रहे हैं कि बेटा ऐसा करना है, ये करना है, जब ऐसा आ जाए तो वो करोगे तुम, बस तुम्हें करते हुए चलना है। समझे? ठीक है, तो बेटा ये 4 चैप्टर जो होंगे, ठीक है, सबसे पहला हेलोएल्केन हेलोरीन, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमीन्स। ये 4 चैप्टर तुम्हारे भैया लाजवाब चैप्टर, तुम्हें मजा आएगा इनको करने में, मजा आएगा। और ये आखिरी के जो 3 चैप्टर हैं बेटा, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो बेटा चैप्टर हैं तुम्हारे, बेटा ये चैप्टर हैं तुम्हारे भैया किस पे, जहां से तुम्हारे पास आता है मेमोरी बेस्ड सवाल। क्या आता है बेटा? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सर, तो वो इन 3 चैप्टर से आते हैं। तो यहां पे तुम्हें जितना बताया जाएगा, जितना करवाया जाएगा, सिर्फ उतना कीजिएगा, ठीक है। और यहां पे तो क्या है बेटा, बार बार देखो, जो चीज मेमोरी बेस हो जाती है ना, कहते हैं याददाश्त के ऊपर है भैया तुम्हारे, तो जो चीज तुम याद करोगे कभी ना कभी भूलोगे भी। अब ये नॉर्मल बात होती है, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, अरे सर मैं तो भूल गया, फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? मैंने कहा हाँ बेटा पढ़ना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है बेटा? अब तुम्हें पता है तुम वो चीज भूल गए हो, तो उठाओ फिर से देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार तुम्हें याद होता चलेगा वो। और एक समय ऐसा आएगा कि भैया तुम नहीं भूलोगे। स्टार्टिंग में होती हैं चीजें, होता ना, कोई नया नया दोस्त बनता है तुम्हारा, तो तुम उसका नाम भूलते हो, फिर पूछो भाई तेरा नाम क्या था, बताना यार, फिर बताएगा, क्या पता फिर भूल जाओ थोड़ा, अरे यार क्या था क्या था, लेकिन एक समय तुम्हें उसका नाम रट जाता है भाई, तुम्हें नाम रट जाता है उसका। तो स्टार्टिंग में अगर कोई चीज करते तो भूलते तो हो ही ना, तो क्या दिक्कत है, भूलेंगे फिर करेंगे। तो यहां पे जितना बतलाया जाएगा उतना। अब इसके अलावा भी कुछ और बातें हमें याद रखनी है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब याद रखना बेटा, भैया क्लास में आप लोगों को नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने हैं नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाने हैं। और आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए जाया करेंगे लगभग डेली बेसिस पे, लगभग डेली बेसिस पे आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो नोट्स बनाने हैं। और ये होमवर्क का क्वेश्चन भी डेली करना है, 1 मिले, 2 मिले, चाहे 5 मिले, चाहे 10 मिले, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मिलेंगी डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो आपकी ऐप पे अपलोड हो जाती हैं, तो वो भी आपको करनी है। और कब करनी है? जब मैं कहूंगा, जब मैं कहूंगा कि हाँ बेटा ये वाली डीपीपी कर लेना, हो जाएगी, तब छेड़ना कभी अपने आप में। क्योंकि बेटा कई बार ऐसा होता है, सुनिएगा भी बातों को, क्योंकि ये बात बैच के दौरान तो होंगी लेकिन इतना तसल्ली से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि समय कम होगा हमारे पास। कई बार होता है कि हमने मान लो डीपीपी में 4 टॉपिक के सवाल दिए, लेकिन क्लास में मैं सिर्फ करवा पाया 3, चौथा करवाया ही नहीं, तो तुम 3 के तो कर लोगे, उस चौथे टॉपिक के लटक जाएंगे, और फिर क्या हो, अरे सर उसमें तो वो सवाल ही नहीं बना हमसे, सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है, सर ऐसा तो कुछ समझ ही नहीं आया, सर ये सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था सर वो, और क्वेश्चन नंबर 7 भी था सर, ये तो 2 बने ही नहीं सर हमसे, बता दो सर, बता दो सर, बता दो। और फिर मैं आके कहूंगा क्या कि बेटा ये टॉपिक तो मैंने करवाया ही नहीं, आज करवाऊंगा तब करना। या तो ये तसल्ली रखना कि भाई तुम्हें देख के पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसा चीज तो कुछ पढ़ा ही नहीं है सर ने, ठीक है। या फिर ये वेट करना कि हाँ जब टीचर कह देगा कि हाँ भाई अब तुमसे डीपीपी 1 के जितने भी टॉपिक हैं, जो जो क्वेश्चन है वहां पे जिस टॉपिक है वो मैंने करवा दिया, अब जाके करना, तो वो कर लेना, समझे। तो भैया डेली नोट्स बनाओगे, होमवर्क के क्वेश्चंस करोगे और डीपीपीज करोगे, ये 3 चीजें तो मस्ट हैं भाई, इनको तो करना ही करना है। और इसके अलावा क्या करना है सर? बेटा जो भी आपके टेस्ट होंगे, बैच में टेस्ट होंगे, वो सब देने हैं, हमेशा देने हैं। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो टेस्ट ना दे। ये बहाने तुम्हारे मैं पहले ही बता देता हूं कि सर मेरी तैयारी नहीं थी इसलिए मैंने ये वाला टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि इसमें मेरे नंबर कम आते तो मुझे भैया डिमोटिवेशन आ जाता सर, तो इसलिए मैंने ये टेस्ट नहीं दिया। बहाना नंबर दूसरा, सर मैं ना कहीं बाहर गया था
तो मेरी या तबीयत खराब हो गई थी सर, या फिर सर मेरा बर्थडे था इस दिन तो इसलिए मैं तैयारी नहीं की सर, तो इसलिए मैंने पेपर छोड़ दिया। तीसरा बहाना, सर सिलेबस इतना ज्यादा था, इस टॉपिक का मैंने पढ़ा नहीं था, रिवाइज नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैंने पेपर नहीं दिया। चौथा बहाना, सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था इसलिए मैंने दिया ही नहीं सर टेस्ट। ये बहानेबाजी है, ये सिर्फ बहानेबाजी है भाई, तगड़े वाली बहानेबाजी है। टेस्ट देना ही देना है, चाहे तुमने तैयारी की हो या ना की हो, टेस्ट दो, ताकि तुम्हें पता चले बिना तैयारी किए हुए भी तुम्हें क्या क्या आता है। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें नंबर बताए जा रहे हैं, टेस्ट देने का मतलब ये है कि तुम में क्या कमियां हैं, कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं आता है, कहां पे तुम गलतियां कर रहे हो, ताकि तुम उसे पहचान सको। मान लो टेस्ट के अंदर 10 सवाल आए, सुनना जिस बात को, बड़े पते की बात बता रहा हूं, 10 सवाल आए भैया, मान लिया तुम टेस्ट देने आए, चाहे पढ़ के आए चाहे बिना पढ़े आए, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने तैयारी करके चाहे पेपर दिया हो चाहे बिना तैयारी के पेपर दिया हो, कैसे भी हो लेकिन दिया। मैंने मान लिया 10 में से मान लो मैंने कहा भैया तुमने 6 क्वेश्चन किए बस, और सर 4 क्या कर दिए, लेफ्ट कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। अब इन 6 में से भी क्या हुआ सर, 4 तो करेक्ट हो गए और 2 क्या हो गए सर, रॉन्ग हो गए, तो सर नंबर कम आए, कोई बात नहीं, नंबर कम आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब सुनना, अब जब तुमने ये देख लिया ना कि भाई 10 में से मैंने सिर्फ 6 ही किए थे, 4 छोड़े, तो इसका मतलब ये जो 4 सवाल तुमने छोड़े, अब जिस टॉपिक के ये सवाल है, अब देखो बच्चे ने अगर क्लास अच्छे से अटेंड किए है ना बेटा, तो वो देख के बता देगा भाई इन 4 सवालों को कि भाई ये किस टॉपिक से आए हैं। टॉपिक तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इस टॉपिक से आया है, तो इसका मतलब वो टॉपिक तुम्हें आता ही नहीं है, वो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चला इन सवालों में करना क्या है। फिर उस टॉपिक को पढ़ो अच्छे से और फिर आगे देखो क्या ये 4 सवाल अब तुमसे बन रहे हैं, बन जाएंगे, तो इसका मतलब तुम्हें यह पता चल गया कि हाँ भाई ये 4 सवालों के टॉपिक तो मुझे आते ही नहीं थे। अब आ जाओ इन 6 पे, ये 6 सवाल वो हैं जो तुमने कर दिए, अब इन 6 में से ये 4 तो करेक्ट हैं, तो मतलब सर ये जो 4 सवाल करेक्ट हुए हैं तो मतलब इनका कॉन्सेप्ट तुम्हें आ गया है, ये तुम्हें अच्छे से आता है इसलिए करेक्ट किए। लेकिन सर 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो 2 सवाल गलत हुए हैं जिस टॉपिक के ये हैं, उन कॉन्सेप्ट के अंदर हम कुछ चीज मिस कर गए हैं या हमने वो कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया है, तो इसलिए ये गलत हुए। तो इसका मतलब इन कॉन्सेप्ट को भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो टेस्ट का ये काम था आपको बताना, लेकिन आप क्या लेते हो सर, नंबर आने चाहिए। भाई नंबरों के पीछे बाद में भागना, पहले अपनी कमियों को देखो। और कमियां कौन बताएगा बेटा तुम्हें कि आप में क्या कमियां है, कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है, वो चीज आपको बताएगी ये टेस्ट। और ये टेस्ट का एनालिसिस तुम्हें करना ही करना है कि मैंने कितने सवाल किए हैं, उनमें से कितने ठीक हैं, कितने गलत हुए हैं और कितने मैंने छोड़े हैं। ये तुम्हें हर एक टेस्ट के अंदर करना है, और टेस्ट सारे देने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर टेस्ट नहीं दोगे भैया तो कोई भी नहीं कहेगा तुम्हें कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। टेस्ट देना तुम्हारे लिए जरूरी है। कितने पानी में हो ये टेस्ट बताएगा, तुम्हें कितना पढ़ाया हुआ समझ में आया है, तुम उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये टेस्ट बतलाएगा। समझे बात, क्लियर है ये चीज? तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं, डीपीपीस के करने हैं और टेस्ट सारे देने हैं। अगर आप इतना काम भी कर लेते हैं ना बेटा, तो आप अपने सपने के नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और मेहनत करते रहिए बेटा। देखिए मेहनत है आपके हाथों में, सिर्फ रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन आपके हाथ में जो है ना वो सिर्फ मेहनत है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो यकीन मानिए आपको कामयाबी कभी ना कभी पक्का मिलेगी ही मिलेगी। और डेली का काम डेली कीजिए, बस इतना ही है। ये नहीं कि किसी दिन मटर गश्ती का मूड आया तो भैया उस दिन क्लास छोड़ दिया और उस दिन का काम छोड़ दिया। बैकलॉग मत होने देना, बस बैकलॉग कतई मत होने देना। क्लियर है बेटा? तो बेटा ये था आप लोगों के लिए रोड मैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बाकी बातें हम बैच में करेंगे। अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एक पता चल गया होगा तरीका कि भैया किस तरीके से हम पढ़ने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और आपसे मैं क्या अपेक्षाएं रख रहा हूँ कि जब आप बैच में आएंगे तो आपको क्या क्या पढ़ के आना है, किस तरीके से तैयार होकर आना है।
तो ठीक है बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे बैच के अंदर। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, तो आज का जो सेशन है बहुत ही जोरदार होने वाला है। आज अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रोड मैप की, कि आपका ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस होगा उसके अंदर हमको किस तरह से तैयारी करनी है, इसको डिटेल में हम समझेंगे। सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। बहुत सारे जो इसके अंदर मिथ्स हैं उसको भी अपन खत्म करेंगे, बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उसको अपन खत्म करेंगे, और हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्लानिंग है जेई के लिए, तो वो किस तरह से होने वाली है उसको अपन डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्लीट रोड मैप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, तो इसमें अब जेई के अंदर, है ना, जेई के एग्जाम के अंदर हमको पता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या रहता है, जलवा है हमारा यहाँ। क्या है ये? जलवा है हमारा यहाँ। ठीक है भैया, चलिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल भैया जलवा रहता है और आगे भी बरकरार रहेगा और पहले भी रहा है। चलिए, तो देखें भैया, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले तो भ्रांतियां, क्या क्या दिमाग में हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके क्या क्या बातें चलती हैं, वो सारे जो पॉइंट्स हैं एक एक करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी भी आएगी। तो देखें भैया, सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में रहता है, सभी ने ऐसा सोच रखा है कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, रटना बहुत पड़ता है। क्या 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 बोला मैंने? कि भैया बहुत रटना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रटना पड़ता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ। चीजें क्या होती है, अगर आप देखो, याद सभी के अंदर करना होता है, रटने में और याद करने में फर्क होता है बेटा थोड़ा सा, है ना। रटने का मतलब तो ये हो गया कि हम किसी चीज को समझे बिना सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, है ना। और याद करने का मतलब प्रॉपर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ अपन याद कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैथ्स अगर देख लें, फिजिक्स देख लें, उनमें भी तो फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, उनमें भी तो बिना फॉर्मूला याद किए अपन आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं। तो याद तो सब में करना पड़ता है, लेकिन बदनाम कौन है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये मिथ भी आपका दूर हो जाएगा, है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रटना पड़ता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसके अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होते हैं, बहुत सारे आपके, ऐसा मान के चलें कि जो भी आपके मतलब इसमें आपको लगता है कि रटने वाला पोर्शन है, लेकिन वो एक्चुअली में रटने वाला पोर्शन नहीं होता। जब चीजों को हम समझ के अच्छे से उसको याद करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक अपने आप याद रहने वाला है। तो पहली बात अपने दिमाग से निकाल दें कि बहुत ज्यादा रटना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी क्लास लेने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको बिल्कुल भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका पूरा जो परसेप्शन है, जो आपने दिमाग में सोच रखा है, वो एक बार पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दूसरी एक और बात कि भैया इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट कहाँ होते हैं? इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट तो होते ही नहीं है, है ना। सारी चीजें तो इसमें रटने वाली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनऑर्गेनिक जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है बेटा। इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, तो इनऑर्गेनिक पूरा कॉन्सेप्चुअल है। जब तक आप इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, इस बात को भी याद रखें कि आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और उनको समझेंगे हम बहुत डिटेल के अंदर, बहुत इत्मीनान से समझेंगे, है ना, और उसके अंदर मजा आएगा अपने को। इसके बाद एक और चीज कि सर इसमें एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। ये जो परसेप्शन है लोगों का, बहुत लोगों का होता है कि एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। कुछ क्या है, वेब सीरीज वालों ने भी आप लोगों को बता दिया कि भैया इसमें एक्सेप्शन होता है ना। कुछ बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं उन्होंने भी बता दिया कि भैया इसके अंदर एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। एक चीज समझो, इसमें क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक जो है ना, आपका जो सब्जेक्ट है ये होता है बेटा डेटा बेस्ड, है ना। किसके ऊपर बेस्ड होता है? डेटा बेस्ड। कितना परसेंट? मान के चलो 2% आपका डेटा बेस्ड ही है। कितना? 2% डेटा बेस्ड। लेकिन ये भी क्या है? विद एक्सप्लेनेशन। क्या है ये? विद एक्सप्लेनेशन। विद एक्सप्लेनेशन, या मैं बोलूं ये भी आपका पूरा, इसमें क्या होती है, इसकी व्याख्या की जा सकती है, एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इनऑर्गेनिक जो है पूरा आपका डेटा बेस्ड है। कितना? मात्र 2%। बाकी 98% तो भाई इसमें क्या है, 98% तो क्या है, कॉन्सेप्ट है। 98% तो क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट है।
98% क्या बेटा, कॉन्सेप्ट है। बाकी आपका 2% क्या होता है, थोड़ा सा डेटा बेस्ड होता है। लेकिन डेटा बेस्ड में भी हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको क्या कर सकते हैं अपन, बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेटा को बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसका मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन लोग किसको बोलते हैं, जिन लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन नहीं पता, तो वो क्या बोल देते हैं कि भैया इसमें बहुत एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है। इसमें आपको, जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको, मैं क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम चीजों के 98% जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो जो भी आपको लगता है कि एक्सेप्शन है, उन सबके प्रॉपर लॉजिक के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा प्रॉपर लॉजिक के साथ, आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ समझाया जाएगा। कुछ जगह पर क्या होता है, बहुत कम मैंने क्या बोला कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि आपका जो डेटा है, डेटा बेस्ड अगर कोई चीज है तो वो बहुत कम होगी, जो अपने को डायरेक्टली याद करनी पड़ती है। ऐसी बातें बहुत कम, जो हमको डायरेक्टली याद करनी है वो बातें, मैंने क्या बोला, बहुत कम है, बहुत कम है। ऐसी बातें जो डायरेक्टली याद करनी पड़े वो बहुत कम है। इसका मतलब इसके अंदर एक्सेप्शन, क्या बोलेंगे अपन, एक्सेप्शन होते हैं लेकिन विद लॉजिक होते हैं। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे, पूरा एकदम आपका कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ोगे, तो आपको कोई भी चीज एक्सेप्शन नहीं लग सकती। यहां पर क्या होता है कि भैया बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो उसके लिए लोगों को क्या लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है इलॉजिकल है, और ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर क्या है कि भैया बहुत सारे एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ही तो हम लोग क्या करेंगे, आसान बना के बहुत समझने वाले हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा एक बात और इसमें मतलब काफी लोग कहते हैं कि इनऑर्गेनिक में है ही क्या, है ना। इनऑर्गेनिक को तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे आपका दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट है जेई का, है ना, जेई मेंस का जो अटेम्प्ट है ना, जनवरी वाला, सॉरी, तो जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा खेल खेलने की कोशिश ना करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके बेसिक्स अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो दिक्कत आएगी ही आएगी, लेकिन साथ में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिक्कत आने वाली है। इसका मतलब ये ऐसा पार्ट नहीं है जिसको आप लास्ट में पढ़ लो, है ना, क्योंकि लास्ट में पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं इसको कि भैया साल भर हमने इनऑर्गेनिक पढ़ा नहीं है, लास्ट के 1 महीने में हमने इनऑर्गेनिक पढ़ा है, और लास्ट के 1 महीने इनऑर्गेनिक पढ़ के अपन जेई के एग्जाम में बैठ गए, वहां अपन से क्वेश्चन हिल नहीं रहे, तो फिर अपन लोगों को फिर यूट्यूब पे आके क्या सलाह देते हैं, है ना, काफी लोगों को भैया दीदी क्या सलाह देते हैं कि भैया इनऑर्गेनिक जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट है, लास्ट में 15 दिन भी पढ़ोगे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि अगर आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका अच्छे से नहीं किया हुआ है, अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको नहीं आता, तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी आपको, बताइए, बिल्कुल आएगी दिक्कत। तो आपको, अगर आपने अच्छे से पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, है ना, ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये अगर आपने अच्छे से नहीं किए, है ना, छोटे मतलब इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं और काफी बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनको अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिक्कत आएगी। और अगर आप इन चैप्टर्स को, है ना, 12th शुरू होने से पहले थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अगर आप रिवाइज कर लेते हो, लाइक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जिनका यूज ऑर्गेनिक में भी आता है, एक्चुअली किसमें आता है, ऑर्गेनिक में भी उसका यूज आएगा। तो ऑर्गेनिक भी अच्छा करने के लिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स का थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जब इनऑर्गेनिक आएगी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पार्ट में पढ़ाऊंगा, या ये ऑर्गेनिक भी जो सर पढ़ाएंगे वो आपको पूरा बेसिक के साथ ही समझाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग क्लास में रिवाइज करके बैठते हैं बेटा, तो आप मान के चलें कि आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे होंगे। ये बात भी आप मान के चलें, है ना, क्योंकि बहुत लोग जो हैं ये सब चीजें नहीं कर पाते और वो डायरेक्टली क्या करते हैं, 12th के सिलेबस पे आ जाते हैं। थोड़ा बहुत हल्का हल्का आप थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए कि दिन में थोड़ी देर के लिए कभी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इसको धीरे 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 एक बार करते जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑर्गेनिक भी अच्छा होगा, और जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो भी अच्छा होगा। तो सर क्या आप लोग नहीं करवाएंगे? बिल्कुल हम करवाएंगे। हम जब हमारा 12th का सिलेबस शुरू होगा इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक में जहां कहीं भी आपको दिक्कत आएगी वो हम लोग बहुत अच्छे से उसको डील करेंगे। लेकिन
और जब आपका 12th खत्म होगा तो भी 11th का रिवीजन तो होगा ही होगा, है ना। तो 11th हम लोग भी कराएंगे, लेकिन हम जब कराएं तो आप उस मोड में रहें कि सिर्फ रिवीजन हमको करना है, ठीक है। तो आप साथ के साथ थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या मैं बोलूं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्पेसिफिक 2 चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते जाएं तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत मदद मिलने वाली है, ये मेरी बात याद रखें आप। अच्छा, तो लास्ट में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, लास्ट में कभी भी इनऑर्गेनिक के लिए ऐसा मत सोचो कि अपन लास्ट में पढ़ के इसमें झंडे गाड़ देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी लास्ट में नहीं पढ़ा जाता, इस बात को ध्यान रखें। सारे सब्जेक्ट्स, मैं तो कह रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स को आप क्या करना होता है, आपको पूरी प्लानिंग के साथ सारे सब्जेक्ट्स को हमेशा मतलब डेली आपको पढ़ना होता है। जो जो आपकी क्लास में चलते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे। इसमें एक और बड़ा मिथ है कि इसमें तो क्या है यार, ओनली एनसीईआरटी काफी होती है, लास्ट में बस एनसीईआरटी पढ़ो और आपका आप एडवांस फोड़ दोगे। नहीं बेटा, एनसीईआरटी हो सकता है जेई मेंस के लिए काम कर जाए, लेकिन जेई एडवांस पेपर के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होता। एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होता। एनसीईआरटी ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मैंने क्या बोला बेटा, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मतलब पढ़नी है, उसका भी तरीका बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन आप ध्यान रखें ओनली एनसीईआरटी से इसमें आप अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। अच्छा, एक और बड़ा मिथ होता है कि इसका वेटेज बहुत कम है, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वेटेज बहुत कम है। ऐसा भी आप सुनोगे कहीं ना कहीं, या कोई लोग बोलेंगे आपको। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर के आप कुछ पेपर्स निकालें और उसमें आप देखें क्या होता है। जितना फिजिकल केमिस्ट्री है उतना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह से क्लासीफाई रहता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, कई सारे पेपर्स में ऐसा भी हुआ है कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, वो आपका ज्यादा आ गया है। तो ऐसा कुछ सालों में हुआ भी है। तो आप ध्यान रखें, जो वेटेज होता है तीनों का, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों का वेटेज बराबर होता है। तीनों का वेटेज क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अच्छा, तो अब वेटेज बराबर होता है तो सर हम इनऑर्गेनिक ही क्यों पढ़े, इनऑर्गेनिक में इतना ध्यान क्यों देना है, इसकी मैं बहुत सिंपल सी आपको चीज बता देता हूँ। देखो बेटा, जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हो ना, तो इनऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए पूरा अपना जो सिलेबस है कंप्लीट किया है, तो एग्जाम में क्या होगा, पहली बात तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम होगा ना, वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक में कम लगता है। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको एक तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, है ना। इनऑर्गेनिक में सबसे कम होती है नेगेटिव मार्किंग, इनऑर्गेनिक में नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। और हाँ, इनऑर्गेनिक में एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, दूसरा मैंने क्या बोला कि भैया इसके अंदर क्या होगा, आपका जो टाइम है वो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी है तो, ठीक है, इसमें उतना टाइम भी नहीं लगता। तो ओवरऑल क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप यकीन माने जब हम पूरा जब क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप खुद बोलोगे कि सबसे मतलब बढ़िया सब्जेक्ट आपको जो लगेगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगा, ये मेरी गारंटी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग प्यार करने लग जाएंगे, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप क्लास का इंतजार करें, जब क्लास शुरू होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा बेस्ट होगा, ये मान के चलें। चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, है ना भैया। अब इसके अलावा देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तो बात हो गई कि कौन कौन से आपके भ्रांतियां हैं, है ना, कौन कौन से मिथ्स हैं जो मार्केट में चलते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। आप लोग में भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये चीजें होती हैं इनऑर्गेनिक में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे जो हैं बेटा, ये सारे जो हैं रॉन्ग परसेप्शन है, ये सारे गलत परसेप्शन है, ये सब हमारे दिमाग में सेट की हुई चीजें हैं। तो पहली बात तो इन सब चीजों को हम दिमाग से निकालें, उसके बाद ही हम क्या होता है पॉजिटिव तरीके से चीजों को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं किस पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस बात को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपको डे वन से ही आप कोशिश करें। पहली बात तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, कि सर मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र हूं, है ना, मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र हूं। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं
उनके जो टीचर्स हैं वो अलग हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो अलग हैं। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हुए आया हूँ अभी तक, ठीक है। हिंदी में मैंने कुछ बैच लिए, मैक्सिमम बैच में लेता हूँ उसमें इंग्लिश मीडियम में, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम में मैंने शुरू किया है वापस से, एक बार फिर से। तो हिंदी मीडियम के अंदर यकीन मानो आपका जो कंटेंट है ना, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंटेंट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लाइव बोल रहा हूँ मैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंटेंट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपको जो कंटेंट मिलेगा वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। आप कहीं पर भी आप उसको, मतलब वैसे तो कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, फिर भी आपको कभी ऐसा लगे तो आप आराम से कंपेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको जो है कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे अंदर कुछ मतलब अपने कंटेंट में कोई कमी है। मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप आएगा, कंटेंट से आएगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। क्लास में कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सब मुझे बहुत अच्छे से आता है बेटा ना। पिछले 11 सालों से मतलब मैं यही काम करते आ रहा हूँ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग निश्चिंत रहें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो बस जैसा बोलता जाऊं वैसा आप करते जाएं, ठीक है। सबसे पहली बात जो आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, आप रेगुलर क्लास अटेंड करें, है ना। नियमित कक्षा मतलब आप करें, नियमित आए कक्षा में, नियमित आएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। मान लो अपन एक दिन आ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिर 2 दिन अपन कहीं और कुछ देख रहे हैं, फिर उसके बाद तीसरे दिन वापस आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उस केस में फिर आपका जो है एक जो रिदम होता है, एक जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है मास्टर के साथ, वो हो नहीं पाएगी। तो आप चाहते हैं कि मास्टर के साथ अच्छी फ्रीक्वेंसी कभी बनेगी, जब आप क्लास में रेगुलर रहें। और सिर्फ रेगुलर रहना ही काफी नहीं है। जब आप घर पे बैठे ना बेटा, तो घर पे बैठे बहुत शांत जो वातावरण है उसके अंदर बैठे, कहीं भी बैठे आप, चाहे आप खेत में बैठ के पढ़ें, चाहे आप घर में किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ें, लेकिन शांत वातावरण में पढ़ें। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मास्टर क्या बोल रहा है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, है ना। इसका बहुत फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है बेटा, जब आप क्लास में ध्यान से सुनते हो ना चीजों को, तो जब आप घर पे बैठ के जब उस चीज को रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो आपके जो एफर्ट लगेंगे ना बेटा, बहुत कम लगेंगे। इस बात को ध्यान रखें, बहुत कम एफर्ट में आप वो चीज बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बहुत कम एफर्ट में वो आप चीजें कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखें। रेगुलर क्लास अटेंड करें पूरे फोकस के साथ। पूरा फोकस आपको रखना है स्क्रीन के ऊपर, पूरा फोकस रखना है आपको मास्टर की बातों पे। मास्टर ने जो जो चीजें बोली हैं वो सब आप नोट डाउन करते जाएं प्रॉपर, है ना, प्रॉपर सुनते जाएं। मतलब आप सुनेंगे तभी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला काम क्या है हमारा, पहला काम क्या भैया, कि हमें नियमित कक्षा करनी है ना। नियमित रूप से कक्षा के अंदर आना है, नियमित रूप से क्लास अटेंड करनी है ना। इसमें कोई भी मतलब वो नहीं होना चाहिए कि सर आज तो मेरे को क्या बुखार आ गया, सर आज तो मेरे को क्या है कि कहीं और जाना है, सर आज तो क्या है कि चाचा के लड़के की शादी है, सर आज तो क्या है कि मेरे कोई लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तो इन सब चीजों में अपने को बेटा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है भैया, नियमित कक्षा करनी है। आप कोशिश करें कि तबीयत अगर बहुत ही ज्यादा खराब है कि नहीं, बैठने की स्थिति नहीं है, केवल उस केस में आप क्लास, है ना, अगर नहीं हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्लास कभी नहीं छोड़नी है। ये ना सोचें कि लाइव क्लास है, रिकॉर्ड तो हो ही रही है, मास्टर पढ़ा ही रहा है, अपन बाद में देख लेंगे। तो ऐसा खेल ना खेलें, क्योंकि बेटा जब एक बार आपका बैकलॉग बनने लगेगा तो फिर बेटा आप उसको संभाल नहीं पाओगे। बहुत अच्छा लगता है, ये सारी सुविधाएं आपको फिजिक्स वाला ने दी हैं। आप मान के चलें फिजिक्स वाला ने आपको बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन ये सुविधाएं कब हमारे लिए दुविधा में बदल जाती है हमें खुद नहीं पता चलता। हम क्या करते हैं, हमें ये जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाता है, ठीक है, ये आपके फायदे के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको लाइव क्लास को छोड़ के उसको देखने लगते हैं। इससे धीरे धीरे क्या होगा, बैकलॉग हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो इमरजेंसी के केस में आप यूज करें, या कोई कॉन्सेप्ट आपको कभी समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत, तो फिर उसके लिए यूज करें। अदरवाइज रेगुलर आप क्या करेंगे, आप जो आपकी लाइव क्लास है वो आप अटेंड करेंगे, पहली बात ये, ठीक है भैया। चलिए दूसरा, क्लास नोट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़ के आए हो, कहीं से भी, कहीं से मतलब कहीं से भी पढ़ के आए हो, किसी से भी पढ़ के आए हो, आपके पास किसी भी मास्टर के नोट्स हैं, किसी भी बड़े मास्टर के नोट्स हैं, किसी के भी नोट्स आपके पास हैं, लेकिन फिर भी क्लास में आपको नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं फिर से। हो सकता है किसी को लगे कि मेरे बड़े भैया जो हैं पिछले साल थे तो उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे, तो मैं दोबारा क्यों बनाऊं। तो बेटा आप एक चीज समझे, जब आप क्लास नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, जब आप क्लास नोट्स प्रॉपर बनाएंगे ना, अपने हाथों से लिखेंगे, तो उसका बेनिफिट पता है क्या होता है। जब आप क्लास नोट्स लिखोगे और
आप उसको बार बार जब पढ़ोगे तो एग्जाम में क्या होता है बेटा, खुद की लिखी हुई राइटिंग, खुद की लिखी हुई राइटिंग क्या होगी, आपको क्या होगी, विजुअलाइज होगी। आप ऐसा देख पाते हो यार, एग्जाम में जब बैठे हो ना, तो आपके सामने कोई क्वेश्चन आया सपोज, तो क्वेश्चन जब आया तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे दिमाग में कि यार इस पेज पे नीचे की तरफ मैंने कुछ लिखा था। वो कब याद आएगा, जब आप प्रॉपर नोट्स खुद के बनाएंगे तभी। क्योंकि नोट्स में देखो बहुत मेहनत करनी है, आप समझो, नोट्स जो है ना, नोट्स से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपके नोट्स जो है ना भैया, मतलब धुआंधार होने चाहिए, खतरनाक होने चाहिए नोट्स। नोट्स बहुत बढ़िया होने चाहिए आपके, सारा कंटेंट इसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि बार बार हमें क्या पढ़ने हैं भैया, साल भर नोट्स ही तो पढ़ने हैं, है ना। क्योंकि देखो, आप नोट्स के अंदर ही सारी चीजें लिख दोगे ना, तो आपको एग्जाम टाइम पे 5-5 अलग अलग जगह हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओनली नोट्स देखोगे, आपका काम हो जाएगा। देखो, एक ही नोट से 5 बार रिवाइज करना ज्यादा बढ़िया है, या 5-6 अलग अलग चीजों से रिवाइज करना ज्यादा बढ़िया है। तो आप भी इतने तो समझदार हैं कि ये आप भी जानते हैं कि एक ही नोट से आप अगर 5 बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा लाभदायी होगा। ये बात तो आप मान के चलें। तो कोशिश करें आपके नोट्स जो होने चाहिए वो दी बेस्ट होने चाहिए। और नोट्स के अंदर आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं मैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बाकी में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नोट्स के साथ साथ पता क्या करेंगे, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का भी बहुत योगदान है भैया। जेईई के एग्जाम में एनसीईआरटी का भी बहुत योगदान है। तो आपने अगर अपने नोट्स के अंदर ही एनसीईआरटी को शामिल कर लिया, दोनों को मिला के मतलब बढ़िया नोट्स बन गए, फिर आपको इसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर कोई भी बीट नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। अब एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है ना बेटा, तो अपन क्या करते हैं, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं बताए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरा चैप्टर है, जैसे मान लो आज शुरू किया अपन ने उप सह संयोजक यौगिक, क्या शुरू किया, पहला चैप्टर मैंने उप सह संयोजक यौगिक मैंने चैप्टर शुरू किया। कई लोग क्या करेंगे, जोश जोश में एक साथ पूरा चैप्टर जो है ना एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी कभी भी कभी भी एक साथ पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का, एक साथ पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ने का खतरनाक स्टंट घर पर अकेले में ट्राई ना करें, जानलेवा साबित हो सकता है। तो पूरा चैप्टर कभी भी एनसीईआरटी से एक साथ नहीं पढ़ना है बेटा। ये मैंने क्या बोला, ये बहुत खतरनाक स्टंट है। और ऐसे खतरनाक स्टंट घर पे अकेले में बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ठीक है। और ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी सर फिर पढ़नी कैसे, ये मैं बताता हूँ। देखो बेटा, एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ेंगे, मान लो आज मैंने शुरू किया टॉपिक कौन सा, मैंने आज भैया आपका टॉपिक एक शुरू कर दिया, चैप्टर का नाम है उप सह संयोजक यौगिक। क्या बोला मैंने, उप सह संयोजक, उप सह संयोजक यौगिक, ठीक है। ये आपका चैप्टर शुरू हो गया है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका चैप्टर शुरू हो गया मान लो। अब इसके अंदर सबसे पहले पहले दिन मान लो मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया है इसके अंदर, तो जो मैं पहले दिन टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, जो मैं पहले दिन टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले तो आप क्या करेंगे, घर पे जाके नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ाया है उस दिन, उतना ही आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे। पूरा चैप्टर एक साथ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, जितना मैंने क्लास में पढ़ाया है केवल उतना ही आप क्या करोगे, एनसीईआरटी में से पढ़ोगे, ठीक है। उतना ही आप क्या करोगे बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ोगे। उतना एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, अब आपको क्या लगेगा, जो क्लास में चीजें पढ़ाई है वो मैक्सिमम आपकी एनसीईआरटी से मैच करेगी। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हमें अच्छा लगता है कि कुछ एनसीईआरटी की लाइन से कि यार सर ये बहुत जोरदार लाइन है, तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी से वो लाइंस उठाकर उठाकर आप क्या करोगे, अपने उसमें अपने उसमें नोट्स के अंदर ही आप एनसीईआरटी हेडिंग लिखोगे। क्या लिखोगे, हेडिंग। और इसके अंदर जो भी आपको काम की बातें लिख रही हैं, जो आपको काम की बातें लग रही हैं, वो आप क्या करोगे, उसको ऐसे पॉइंट बना के लिखते जाओगे। बहुत ज्यादा लोड नहीं आता इसमें बेटा, ये अभी थोड़ी सी मेहनत जो है ना, ये आपके लिए आगे चल के बेटा, आप मान के चलें, अगर आप सिस्टमेटिक इस तरह से काम करेंगे, नोट्स आपके अच्छे से बन जाएंगे। और ये एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो और लिख रहे हो आप, जब ये पॉइंट्स निकाल के एनसीईआरटी से, तो आप मान के चलो कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। क्योंकि इससे आपका क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो आपने पढ़ा है उसी का तो रिवीजन हो रहा है बेटा। ये बहुत बढ़िया चीज है, ज्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है ना, 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट मैक्सिमम इतने ही होंगे भाई, इससे ज्यादा पॉइंट आपको निकलेंगे नहीं जो अलग हो। तो आप कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के बाद जो मैंने पढ़ाया उसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद उसको क्या करेंगे, एनसीईआरटी से जो जो काम की चीजें लगती है आपको, 4-5 पॉइंट या 3-4 पॉइंट जो अलग मिलेंगे आपको, उसको आप अपने नोटबुक के अंदर ही उसी टॉपिक में एनसीईआरटी लिख के और लिख देंगे।
तो इससे क्या बात हुई कि आपके नोट्स में ही एनसीईआरटी साथ के साथ कंबाइन होता जाएगा। ठीक है, तो नोट्स आपको इस तरह से बनाने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है, आपको नोट्स कैसे बनाने पता चल गया, जो मास्टर लिखवा रहा है क्लास के अंदर भैया वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी भी पढ़ते हुए आपको क्या करना है बेटा, उस नोट्स के अंदर शामिल कर लेना है, ये वाली बात हो गई। इसके बाद बेटा आता है नेक्स्ट क्या, होमवर्क। अब क्या होता है क्लास के अंदर भैया जब भी अपन पढ़ाएंगे तो अपन क्या देंगे, कुछ होमवर्क देंगे आपको ना, जैसे मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन दे दिए मैंने, तो वो क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बेटा, मतलब करना ही है यार। अगर टीचर ने बोला है करना है तो करना है ना, क्योंकि आपको देखो ये जेई का एग्जाम जो है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं। पता है क्या होता है, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, आपको क्लास के बाद घर जाके ये मतलब नोट्स वापस रिवाइज करने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस गलत हो गए वो वापस से कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, साल भर मतलब ये क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है, साल भर मतलब अगर यही करना होता है, और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन पता है आपको 90% लोग यही नहीं कर पाते, 90% लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। यार एक चीज बताओ यार, हमने अगर मतलब सपना देखा है आईआईटी में जाने का, तो क्या हम 3 महीने 4 महीने लग के पढ़ाई नहीं कर सकते, 5 महीने लग के पढ़ाई नहीं कर सकते खुद के लिए? इतना तो कर ही सकते हैं यार, है ना। तो ध्यान रखें, आपको क्या करना है, पूरी ताकत लगानी है बेटा, मतलब कम से कम यार 5-6 महीने खुद के लिए, मतलब थोड़ा सीरियस तो बन ही सकते हैं यार अपन, इतना तो कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ 90% लोग फेल कर जाते हैं, 90% लोगों को पता है, सारी दुनिया को पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा, लेकिन दिक्कत क्या पता, हार्श रियलिटी बताऊं आप लोगों को, आईआईटी में सब जाना चाहते हैं, सबको आईआईटी मुंबई चाहिए, लेकिन आईआईटी मुंबई में जाने के लिए जो चाहिए ना वो कोई करना नहीं चाहता। अगर वो आपने कर लिया तो आप मान के चलें कि आप आईआईटी मुंबई के अंदर जा चुके हैं। एडमिशन तो बाद में होगा, अगर आप ये मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो आप मान के चलें कि आप आईआईटी मुंबई के अंदर आपकी एक सीट तो कंफर्म हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को कि भैया हमें क्या करना है कि भैया जो भी आपको बोला जाए वो प्रॉपर मतलब सिंसियरली करना है ना। कई लोग क्या करते हैं, साल भर कंपैरिजन में निकाल देते हैं यार, कि मैं पहले ये देख लूँ, फिर मैं ये वीडियो देख लेता हूँ, फिर मैं एक और वीडियो देख लेता हूँ, फिर मैं एक और वीडियो देख लेता हूँ। 5 वीडियो देखने के बाद पता है उस बच्चे को क्या समझ में आता है, कि जो पहले वाला वीडियो था ना वही बेस्ट था। ठीक है, तो भाई देखो सब बढ़िया है, पीडब्ल्यू के अंदर जितने मास्टर पढ़ा रहे हैं सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, आप बस अपना यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, और घर पे प्रॉपर नोट्स बनाएं। एनसीईआरटी इंक्लूड कैसे करनी है, कैसे पढ़नी है, ये मैंने बता दिया है। होमवर्क आपको डेली करना है, इस बात को ध्यान रखें, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए रात में कि यार आज अगर मैंने पढ़ाई नहीं की मतलब नींद नहीं आनी चाहिए, इस तरह का मतलब माहौल होना चाहिए। चलिए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, शॉर्ट नोट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट टाइम में है ना, जब अपना फाइनल एग्जाम है, अब हमारे पास टाइम है कम, सिलेबस है ज़्यादा, रिवीजन बहुत करना है, तो भाई उस टाइम क्या करेंगे फिर, उस टाइम आपको कौन बचाएगा, उस टाइम बचाएंगे आपको शॉर्ट नोट्स। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि जब कभी भी, जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, जब पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया, तो उस दौरान क्या करेंगे कि भैया क्लास नोट्स में से वो चीज़ें जो मास्टर ने बोली है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर ने उस पर स्टार लगवा दिया है ना, क्लास नोट्स में से वो चीज़ें जिसमें मास्टर ने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया, मास्टर ने बोला भैया ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला है, तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो पूरा चैप्टर खत्म होगा तब आपको ये तो पता लग ही जाएगा ना यार क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्लास में आपको मास्टर बताता जाएगा वो चीज़ें। तो भाई क्लास नोट्स में जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो सारी चीज़ें, प्लस एनसीईआरटी में भी अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत जोरदार पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनना चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स किस में आ जाएंगे, शॉर्ट नोट में आ जाएंगे, है ना। और शॉर्ट नोट्स के अंदर एक चीज़ और आप इंक्लूड कर सकते हो, पता है क्या, कि जब कभी भी आपका शुरू में पेपर होने लगेंगे, आपके टेस्ट पेपर्स होंगे, तो टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा जो बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आया, मजा आ गया, मतलब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं यार ये जोरदार क्वेश्चन है, मजा आ गया, उस क्वेश्चन को भी आप शॉर्ट नोट्स में लिख दो। उससे क्या होगा पता है, कि जब आप रिवीजन करोगे ना, रिवीजन करोगे तो आपको क्या आएगा, उस क्वेश्चन को आप देख लोगे रिवीजन करते टाइम, शॉर्ट नोट से जब आप रिवीजन करोगे तो वो क्वेश्चन भी आपकी नजरों के सामने रहेगा कि यार ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है, ये तो कम से कम इस तरह का कॉन्सेप्ट अपन से बनना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, हर चैप्टर के बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो आप साथ के साथ भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, इस बात को भी ध्यान रखें। आप थोड़ा सा एक बार एक चैप्टर का बस शॉर्ट नोट्स बना के देखें, आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मजा आएगा। आप अपने आप दूसरे चैप्टर का बनाएंगे, लेकिन पहले चैप्टर का आप मेरे कहने से बनाएं, दूसरे चैप्टर का
आप खुद बनाएंगे ये मेरी गारंटी है, लेकिन पहले चैप्टर का मेरे कहने से बनाएं, दूसरे चैप्टर का खुद बनाएंगे। चलिए, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या बोला, चीजें बहुत है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो वो कैसे याद होंगी? वो होंगी आपसे बार बार रिवीजन करके, है ना, बार बार रिवीजन करके आपकी चीजें याद होंगी। अब रिवीजन कैसे करेंगे सब? तो भैया जब आप घर पे आके पढ़ रहे हो, एक बार तो आपने क्लास में पढ़ा, एक बार घर पे आके क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, वही चीज आप एनसीईआरटी में से पढ़ रहे हो, तो आप ये मान के चलो ना ये रिवीजन ही तो हो रहा है। उसके बाद वापस आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो वो भी एक रिवीजन ही तो है। और जब आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट के बाद वापस आप क्या करोगे? वही चीजों को रिवाइज करोगे। तो भैया जितना रिवीजन करोगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे ना, आपके मार्क्स जो है अपने आप आएंगे बेटा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता यार इसमें, रिवीजन बस आपको करना पड़ेगा अच्छे से, तो मार्क्स आपके अपने आप आएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं कह रहा हूँ आप मचा दोगे यार, मतलब मजा आएगा, मैं कह रहा हूँ आपको मचा दोगे। आपको ऐसा लगेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान को सब्जेक्ट ही नहीं है ना, इतना बात ध्यान रखें। तो रिवीजन आपको बहुत करना पड़ेगा, है ना, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई, है ना भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। इतना आसान नहीं है बेटा, है ना, इतना आसान नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं यार। जब आपने जिस दिन आपने सोचा होगा ना कि यार मुझे जेई करना है, उस दिन ही आपको ये तो लग गया होगा ना कि आसान नहीं होने वाला है। तो आसान नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, अगर आप इसको रेगुलरली करोगे, हर दिन आप मेहनत कर रहे हो, तो क्या होता है बेटा, सारी चीजें आसान बनती जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। हम मिलके बनाएंगे यार। भाई तुम्हें कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूं ना यार, तुम्हारी दिक्कत अगर कोई है तो वो मेरी दिक्कत है, समझो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मतलब वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूं ना यार, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। नियमित टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि भैया हम पहला टेस्ट तो जोश जोश में देते हैं, फिर क्या होता है, थोड़ी दिक्कत होती है, पहले टेस्ट में मार्क्स आ गए कम, तो अगला टेस्ट पर हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं किसी भी बहाने से, कि हमारा रिवीजन नहीं हुआ, घर पे घर वाले क्या डांटेंगे कि यार मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि जो है घर पे गलत मार्क्स बता देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी है बेटा, है ना। देखो आप खुद के साथ तो कम से कम ईमानदार रहो यार, है ना, खुद के साथ तो ईमानदार रहो। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे ना बेटा, तो ये मान के चलें कि कभी भी आपका जो एग्जाम का फियर है वो खत्म नहीं हो पाएगा। एग्जाम का डर आपका कैसे निकलेगा बताओ? एग्जाम देने से ही तो निकलेगा ना यार, एग्जाम देने से ही निकलेगा बेटा एग्जाम का डर। भाई आप बताओ, अगर मान लो आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, बहुत जोरदार क्रिकेटर हो, लेकिन हम कैसे मानेंगे? भाई आप कभी स्टेट खेले हों, नेशनल खेले हों, जो इंटरनेशनल में खेल रहे हैं, तो वो मैच खेल के तो आदमी क्या बनता है, मैच खेल के ही तो बड़ा बनता है आदमी यार। जिसने बहुत ज्यादा मैच खेले हैं, इसका मतलब ये मान के चलें कि वो अच्छा क्रिकेटर बनेगा ना यार, क्या दिक्कत है? वही चीज यहाँ पर भी होती है कि आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे बेटा, एक एक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट को आप फाइनल टेस्ट समझें। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टेस्ट देना, ठीक है। कोई भी टेस्ट स्किप ना करें, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। कोई भी एक्सक्यूज ना लगाएं कि यार घर पे आज लाइट नहीं है, हमारा फोन चार्ज नहीं हुआ है, हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ है ना। तो कोशिश करें, मतलब हो सकता है ऐसी चीजें हों, लेकिन फिर भी बेटा मतलब टेस्ट तो देना है और पूरी ईमानदारी से देना है। बताओ आप, अगर घर पे बैठ के अगर अपन टेस्ट ईमानदारी से नहीं देंगे, तो फिर बेटा कभी भी हम अपने आप का सही आकलन नहीं कर पाएंगे। हम ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि अपन मतलब इतने लोगों के बीच में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या वक़्त है इतने लोगों के बीच में, हम कहाँ हैं, हमारा क्या मतलब स्टैंड है, हमें कितनी मेहनत करनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा बताओ? हमें जेई के एग्जाम के लिए कितनी मेहनत करनी है, कैसे पता चलेगा? टेस्ट से ही तो पता चलेगा। टेस्ट में नंबर हमेशा ज्यादा आए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी टेस्ट में नंबर कम भी आएंगे, कभी बहुत अच्छे भी आएंगे, कभी हो सकता है बहुत खराब भी आए। तो जीवन में बेटा उतार चढ़ाव तो आएंगे ना यार, अच्छे आएंगे बहुत बढ़िया बात है, खुद को अप्रिशिएट करना है, थोड़ा सा खुश होना है। लेकिन खराब आएंगे तो निराश नहीं होना है, फिर से मतलब अपना सर झुका के बस काम करना है, सर झुका के बस अपनी पढ़ाई करनी है। लोग कुछ भी बोलें, हमको बस पढ़ाई करनी है। लोग बोलेंगे तेरे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे हमारा रिजल्ट बोलेगा। बात को ध्यान रखें। तो बहुत तबीयत से समझें इस बात को कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टेस्ट देना भैया। इसके बाद देखो प्रश्न पत्र विश्लेषण, पेपर एनालिसिस, है ना। प्रश्न पत्र विश्लेषण, या मैं बोलूं कि भैया पेपर एनालिसिस, पेपर एनालिसिस पता है क्या होता है?
जो लोग है ना एग्जाम में टॉप करते हैं ना, पता है वो क्या करते हैं? वो ये सारी चीजें तो करते ही हैं, लेकिन जो टॉप करते हैं ना वो अलग क्या करते हैं, वो पेपर एनालिसिस भी करते हैं, है ना। एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर अगर आपको करना है तो पेपर एनालिसिस, प्रश्न पत्र विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। जो आप पेपर दे के आए हो, ऐसा नहीं कि चलो अभी पेपर हो गया अभी एंजॉय करते हैं, कुछ अपना अपना क्या बोल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एकदम चिलैक्स मोड में घर पे बैठे हैं, है ना, घूम रहे हैं बाहर कहीं मार्केट में। तो भाई आप घूमो फिरो जो भी करना है, लेकिन प्रश्न पत्र विश्लेषण या पेपर एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये करना ही करना है। पेपर एनालिसिस क्या होता है कि जब आप एग्जाम दे के आते हो ना, एग्जाम दे के जब आप आते हो तो घर पे आके सबसे पहला काम करना है आपको पेपर एनालिसिस। कैसे करना है सर ये? तो भाई आप पहले ये देखो, आप पहले ये देखो कि भैया मैंने कितने क्वेश्चन नेगेटिव किए। अब जो क्वेश्चन आपने नेगेटिव किए, उन नेगेटिव क्वेश्चंस का क्या कारण रहा, ये क्वेश्चन मैंने नेगेटिव क्यों किए, इस बात को हमें एक प्रश्न पत्र विश्लेषण आपको नोटबुक बनानी है, एक अलग से पेपर एनालिसिस की नोटबुक बनानी है अलग से, जिसके अंदर आप सारे पेपर का क्या करोगे, पेपर एनालिसिस। तो आपको पेपर एनालिसिस में क्या लिखना है कि भैया मेरे ये 5 क्वेश्चन गलत हुए, तो गलत क्यों हुए, मैंने तुक्का मारा, तो लिखना है कि मैंने तुक्का मारा, इसी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में, किसी और को दिखाना थोड़ी है भाई, अपनी भाषा में लिखना है। दूसरा क्या, ये भी तो रीजन हो सकता है कि मैंने प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा, ये भी लिखना है उसमें, मैंने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने जल्दबाजी की, ये भी लिखना है। तो जो आपका कारण है वो आपको लिखना है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, वो भी लिखना है। इस क्वेश्चन में मैंने हो सकता है कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, तो ये भी उसमें लिखना है। तो पेपर एनालिसिस नोटबुक में ईमानदारी से आपका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है उसका कारण चाहिए, ध्यान रखना। आंसर नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन है तो उसका आंसर लिखना है, नो। पेपर एनालिसिस का मतलब क्या है? पेपर एनालिसिस का मतलब है कि जो भी चीजें आपकी गलत हुई हैं उसका कारण आपको यहां पर मेंशन करना है प्रश्न पत्र विश्लेषण के अंदर। बात समझ में आ गई? अब आप एक टेस्ट का करोगे, फिर दूसरे टेस्ट का करोगे, तीसरे टेस्ट का करोगे। जब आप हर दिन ये करोगे ना, तो पता क्या होता है, जब आप पेपर देने जा रहे हो, टेस्ट देने जा रहे हो, उस दौरान आप क्या करोगे, ये टेस्ट पेपर एनालिसिस पढ़ के जाओगे कि अच्छा पिछले टेस्ट में मैंने 10 क्वेश्चन नेगेटिव किए हैं, तो अब मुझे नेगेटिव कम करने हैं। तो अपने हिसाब से दिमाग क्या होगा, उसी डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करेगा। तो मुझे क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग कम करनी है, मुझे क्या करना है, अपनी जो ये प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, ये भी उसमें लिखा हुआ है आपने अगर एनालिसिस नोटबुक में। तो जो जो आपकी कमियां रही है ना, आप वो जब पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम में पता रहेगा कि भैया मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। तो धीरे 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 आप क्या करोगे, धीरे 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 आप में सुधार आता जाएगा, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी कम होती जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखें। तो पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, और एग्जाम में आप कोशिश करें कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, ईमानदारी से टेस्ट दें। जो भी आपको लगता है ना, जो भी आपको लगता है कि यार क्वेश्चन मुझे आता है ना, तो बस आप वही क्वेश्चन करें। एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप थोड़ा सा मतलब रिस्क ले सकते हो, एक दो क्वेश्चन बस, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर रिस्क नहीं लेनी है। अंधाधुंध कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि अपन जय माता दी बोल के बस, है ना, बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, वो सारी चीजें नहीं करनी है। तो टेस्ट आपको ईमानदारी से देने, और उतनी ही ईमानदारी से आपका पेपर एनालिसिस भी होने वाला है, इस बात को ध्यान रखें। क्या ये बातें सारी क्लियर हैं? क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? बताइए, क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? तो अब मुझे बताओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप अगर इतना कर लेते हो बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इतनी चीजें आप कर लेंगे, बस आपको करना कुछ भी नहीं है, क्लास नोट्स आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी साथ में करनी है, उसको मिला के दोनों को क्या करना है, एनसीईआरटी के भी जो पॉइंट होंगे वो लिखने हैं। उसके अलावा क्या करना है बेटा, आपको जो भी होमवर्क दिया जाए वो आपको प्रॉपर करना है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिल्कुल बनाना है। उसके बाद रिवीजन करना है ना, बार बार रिवीजन करना है, ये तो सब में ही करते हैं अपन। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट देने हैं, और रेगुलर टेस्ट के साथ साथ उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस भी आपको करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं हम लोग ध्यान रखेंगे इसके लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, लेकिन फिलहाल अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो,
मैंने क्या बोला, जैसे टॉपिक है, अब टॉपिक कौन कौन से आते हैं भैया? अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले जैसे टॉपिक आता है कौन सा अपना, उपसहज संयोजक यौगिक। कौन सा आता है बेटा? उपसहज संयोजक। कौन सा आता है बेटा? उपसहज संयोजक यौगिक। ठीक है, ये आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। इसके बाद आपका क्या बेटा? डी एंड एफ, है ना, ये बढ़िया कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा। उसके बाद आपका डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है भाई, क्या पढ़ना है अपने को? डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है। फिर अपने को क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक पढ़ना है। पी ब्लॉक में थोड़ा बहुत अपना सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो पी ब्लॉक के बाद फिर अपने को क्या पढ़ना है बेटा? सॉल्ट एनालिसिस, है ना, सॉल्ट एनालिसिस, लवण विश्लेषण, लवण विश्लेषण। ये तो वो चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा भी कुछ आपके चैप्टर जो एडवांस के लिए अपन पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर? धातु कर्म हो गया, है ना, एस ब्लॉक हो गया, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो अपन उसके लिए एडवांस के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है वो किसके लिए? जेईई मेंस के लिए, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एडवांस के लिए तो है ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये चारों। मतलब आपने अगर सॉल्ट एनालिसिस, बहुत मजेदार, ये ऐसा पढ़ाएंगे बेटा क्लास के अंदर याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है ना। ऐसा नहीं कि मैं जो जोश में बोल रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ ना बेटा वो करके बताऊंगा तुमको, है ना। तो ये ध्यान रखें, सॉल्ट एनालिसिस क्लास के अंदर याद कराऊंगा। ठीक है, क्लास के अंदर करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने बताया आपको मोटा मोटा कि भैया किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है भैया, तो बाकी अपन मिलेंगे बैचेस के अंदर, और उसके अंदर बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी आपका मतलब परसेप्शन जो आपने गलत बना रखा है, आई होप कि वो कुछ हद तक आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने क्या बोला, मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव ना हो, एक भी क्वेश्चन नेगेटिव ना हो। इनऑर्गेनिक में फुल मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और मिलके हम मेहनत करेंगे और मिलके मचाएंगे यार, क्या दिक्कत है। अगले साल के सेलिब्रेशन में फिर अपन लोग मिलेंगे इसमें बिल्कुल, और तब आप लोग बोलोगे कि नहीं यार सर मजा आया, है ना। चलिए भैया, तो फिर मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।